आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 जिसका नाम है एटीट्यूड्स। पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो इसमें मेन टॉपिक देखते हैं और ये बहुत ज़्यादा ही इजी चैप्टर है, सिलेबस का सबसे इजी चैप्टर है। हाँ, मैं सारे चैप्टर्स के लिए ऐसे ही बोलता हूँ पर ये सच में सबसे इजी है क्योंकि इसमें बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, सिर्फ सिंपल सिंपल पॉइंट्स याद करने हैं। और इसे पढ़ने में अगर आप अपनी लाइफ से इसे रिलेट करोगे, आपके जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं या पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ हैं, तो उन सब से रिलेट करके पढ़ना है तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और हम ये आधा चैप्टर पढ़ेंगे मोदी जी के साथ, वो हम देखेंगे कैसे। इसके टॉपिक देख लेते हैं। तो यहाँ से हमारे एक नई टाइप की साइकोलॉजी शुरू होती है, साइकोलॉजी की एक ब्रांच सोशल साइकोलॉजी। अब तक हमने एब्नॉर्मल साइकोलॉजी पढ़ी थी, साइकोमेट्रिक टेस्ट पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे सोशल साइकोलॉजी। हम पहले देखेंगे एटीट्यूड्स क्या होते हैं। एटीट्यूड्स के एबीसी कंपोनेंट्स होते हैं, एबीसी हैं अफेक्टिव, बिहेवियरल, कॉग्निटिव। और एटीट्यूड्स और बिलीव्स और वैल्यूज में क्या अंतर होता है, एटीट्यूड्स का पर्पस क्या होता है। और फिर एक क्वेश्चन बनता है हमारा एटीट्यूड्स के फीचर्स। तो बस 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें हमें 4 फीचर लिखने हैं। VESC, वेलेंस, एक्सट्रीमनेस, सिंप्लिसिटी, कम्प्लेक्सिटी, सेंट्रलिटी। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है एटीट्यूड फॉर्मेशन के प्रोसेस। तो इसका मैंने कोट बनाया है अरमानी। तो एटीट्यूड फॉर्मेशन का प्रोसेस, लर्निंग बाय अरमानी। ए से एसोसिएशन, आर से रिवॉर्ड पनिशमेंट, एम से मॉडलिंग, एन से नॉर्म्स, आई से इंफॉर्मेशन एक्सपोजर। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है एटीट्यूड फॉर्मेशन के फैक्टर्स। एटीट्यूड किन किन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होकर बनते हैं। तो ये है FRPM, फैमिली एंड स्कूल, रेफरेंस ग्रुप्स, पर्सनल एक्सपीरियंस और मीडिया। तो ये सब अभी आप किसी नोटबुक में लिख लो कि सबसे याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी इस चैप्टर में। एटीट्यूड चेंज के प्रोसेस 3 होते हैं, BCT। कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस, ये दिया था फ्रिट्ज हाइडर ने। कॉग्निटिव डिसोनेंस, लियोन फेस्टिंगर। टू स्टेप कॉन्सेप्ट, SM मोहसिन। और इसमें हम पढ़ेंगे फेस्टिंगर, कार्ल स्मिथ, $20 लाई एक्सपेरिमेंट। और जो बैलेंस और कॉग्निटिव डिसोनेंस है, ये दोनों पार्ट हैं कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी नाम के टॉपिक का। अगला टॉपिक है एटीट्यूड चेंज का प्रोसेस पढ़ लिया। अब एटीट्यूड चेंज के फैक्टर्स। एटीट्यूड को चेंज करना है तो उसमें क्या क्या चीज़ें इन्फ्लुएंशियल होती हैं। इसका कोड है अस्मिथ। ए से एटीट्यूड के कैरेक्टरिस्टिक्स, एस से सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, एम से मैसेज कैरेक्टरिस्टिक्स और टी से टारगेट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब एटीट्यूड के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं VEST, जो हमने ये वाली चीज़ें पढ़ी थी। एटीट्यूड के फीचर्स सेम चीज़ है, एटीट्यूड कैरेक्टरिस्टिक्स यही होते हैं। इसके साथ साथ डायरेक्शन ऑफ चेंज कॉन्ग्रुएंट हो सकती है, इनकॉन्ग्रुएंट हो सकती है या अपोजिट टू इन्फॉर्मेशन हो सकती है। सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स 2 होते हैं, AC अट्रैक्टिवनेस और क्रेडिबिलिटी। मैसेज कैरेक्टरिस्टिक्स 4 होते हैं, ARMM, यहाँ में से कर सकते हैं AAMM, ये से कर लो AMA अम्मा। तो देखो कैसे है, हाँ ये सही है, AMMA अम्मा मैसेज कैरेक्टरिस्टिक्स। ए से है हमारा अपील, अपील रैशनल हो सकती है, इमोशनल हो सकती है। एम से है मोड ऑफ कम्युनिकेशन। दूसरे एम से है पता नहीं क्या है, बाद में देखेंगे। और ये ए से है अमाउंट। हाँ, ये एम से था मोटिव। तो मैसेज कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, अपील रैशनल या इमोशनल, मोटिव्स और मोड ऑफ कम्युनिकेशन। सब कुछ डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और ये सबसे मजेदार टारगेट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पेप्सी। टारगेट कैरेक्टरिस्टिक्स पेप्सी, PPSI। पी से है परसुएबिलिटी, दूसरे पी से प्रेजुडाइस, एस से है सेल्फ एस्टीम, आई से है इंटेलिजेंस। तो कितना इजी हो गया पूरा चैप्टर याद करना। अब एटीट्यूड और बिहेवियर का रिलेशन देखते हैं। अब क्वेश्चन आ सकता है कि एटीट्यूड और बिहेवियर कंसिस्टेंट कब होते हैं, या फिर व्हेन डज अ बिहेवियर फॉलो एन एटीट्यूड। तो देखो, बिहेवियर एटीट्यूड को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब बिहेवियर और एटीट्यूड सेम सेम है। या हम कह सकते हैं कि बिहेवियर एटीट्यूड को कॉपी कर रहा है, बिहेवियर एटीट्यूड को कॉपी कर रहा है। तो बिहेवियर एटीट्यूड को कॉपी कब करता है, उसका आंसर है कॉपी। बस इसकी स्पेलिंग थोड़ी अजीब है, CAWPE। तो इसे हम देखेंगे आगे कैसे लिखना है, याद करने की कोशिश करता हूँ। हाँ, सी से है सेंट्रलिटी,
ए से है अवेयरनेस, डब्ल्यू से है बीइंग वॉच्ड, पी से है पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस, ई से है एक्सटर्नल प्रेशर। तो हम देखेंगे समझेंगे सबको बाद में। इसमें एक रिचार्ड लापियरी का एक्सपेरिमेंट आता है और एक ये सेम फेस्टिंगर वाला एक्सपेरिमेंट वापस आता है इस आंसर के अंदर। तो हमें इसमें ये 4 और ये 2 पॉइंट लिखने हैं। अब अगला टॉपिक हमारा शुरू होता है प्रेजुडाइज। प्रेजुडाइज में भी एटीट्यूड की तरह एबीसी कंपोनेंट होते हैं। कॉग्निटिव होता है स्टीरियोटाइप, अफेक्टिव होता है हेट्रेड, बिहेवियरल होता है डिस्क्रिमिनेशन। इसमें क्वेश्चन आता है कि प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में लिखिए। तो हम पूरा आंसर बाद में डिटेल में देखेंगे क्या क्या लिखना है, क्योंकि ये एक बहुत कॉम्प्रहेंसिव सा आंसर है। इसमें हमें इस टॉपिक के बारे में सब कुछ लिखना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन सिंपल सा, सोर्स ऑफ प्रेजुडाइसेस। सोर्स ऑफ प्रेजुडाइस जैसे हमारे सोर्स ऑफ एटीट्यूड थे वैसे ही सोर्स ऑफ प्रेजुडाइस होते हैं। तो इसका कोड है LKSSS, लक्ष्य, 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 बोलो लक्ष्य। और इसमें 3 है सारे हैं, बस ये याद रखना। तो एल से है लर्निंग, जैसे हम एटीट्यूड लर्न करते हैं ना, तो इसमें एटीट्यूड के ये सॉरी ये वाला नहीं है, FRPM है। तो एक तो पहला सोर्स हो गया लर्निंग बाय अरमानी वाले तरीकों से, और बाकी फैक्टर्स हो गए ये FRPM वाले। तो लर्निंग, एल से लर्निंग, सोर्स प्रेजुडाइस। के से कर्नल ऑफ ट्रुथ, एस से स्ट्रॉन्ग सोशल आइडेंटिटी एंड इन ग्रुप बायस, दूसरे एस से स्केपगोटिंग, तीसरे एस से सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। इन सबको हम कॉन्सेप्ट को अभी अगले 1 घंटे में बहुत अच्छे से क्लियरली समझेंगे। पर अभी आपका क्या काम है, बस जो आंसर्स है ना वो रट लो इन तरीकों से, ताकि हमारे आंसर में एक भी पॉइंट मिस ना हो। कोई भी चीज भूलने नहीं चाहिए जब तुम आंसर लिख रहे हो। इसलिए ये सारे ऐसे कोड्स करके मैंने लिखे हैं। हैंडलिंग प्रेजुडाइस, हैंडलिंग प्रेजुडाइस, प्रेजुडाइस को हम कम कैसे कर सकते हैं, उसका एम है मैसी और मेथड्स हैं EII। तो मैसी ऐसे करके याद कर लो, मैसी। पर ये MCSIEII। एम से देखो, एम से है मिनिमाइजिंग अपॉर्चुनिटीज ऑफ लर्निंग, और सी से है चेंजिंग द एटीट्यूड, एस से है प्रिवेंटिंग सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, और आई से है रिड्यूसिंग इन ग्रुप आइडेंटिटी, ऐसे करके कुछ मेथड्स। अब देखो मेथड्स क्या है प्रेजुडाइज हैंडल करने के, EII। ई से एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, आई से इंटरग्रुप कांटेक्ट बढ़ाना है हमें, और दूसरे आई से हमें इंडिविजुअल आइडेंटिटी पे ज़्यादा फोकस करना है। तो सिंपल ये मैसी करके कोड बना लो। प्रेजुडाइज कम कौन करेगा, मैसी कम करेगा। कैसे करेगा, मैसी से। ये देखो इसमें 7 है, ऐसा मैसी, मैसी का 7 थोड़ी है, जो भी है इसमें 7 पॉइंट्स हैं। तो मैसी थाला फॉर रीजन, जो भी छोड़ो। तो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो, क्योंकि ये जो कोड्स हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और इनको जो याद करने के तरीके बताए हैं वो भी अरमानी, अस्मिथ, मेसी, कॉपी, समझ लेना। ले लिया, आगे बढ़ते हैं, चैप्टर शुरू करते हैं। हाँ, इसका नाम है एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन। तो वही सोशल थिंकिंग के बारे में है, सोसाइटी में हम हमारा माइंड कैसे प्रोसेस करता है। अब देखो सोशल बिहेवियर है या सोशल साइकोलॉजी है। सोशल साइकोलॉजी एक टॉपिक है, ये पढ़ता है हाउ बिहेवियर इज शेप्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल एनवायरनमेंट। सोशल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ऑल बिहेवियर दैट स्टडी करते हैं ऑल बिहेवियर दैट टेक्स प्लेस इन द एक्चुअल इमेजिन्ड और इम्प्लाइड प्रेजेंस ऑफ अदर्स, या बिहेवियर दैट इज इफेक्टेड बाय अदर्स एंड सोशल एनवायरनमेंट। सोशल बिहेवियर में क्या होता है कि बीइंग सोशल इज मोर देन बीइंग इन कंपनी ऑफ अदर्स। तो बस हम एक दूसरे के साथ उठ बैठ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सोशल हो गए। सोशल के लिए हमारे बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो अब यहाँ कहा था बिहेवियर दैट टेक्स प्लेस इन द एक्चुअल इमेजिन और इम्प्लाइड प्रेजेंस ऑफ अदर्स, ये सब सोशल बिहेवियर में आता है। ऐसा क्यों? तो देखो सोशल इंटरेक्शन सिर्फ डायरेक्टली नहीं होता। एग्जाम्पल देखते हैं कि हमें एक पोयम रिसाइट करनी है, ऐसे सोच लो कि तुम्हें एक ऑडियंस के सामने स्पीच देनी है। तो जब तुम प्रैक्टिस करते हो रूम बंद करके अकेले में, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती। पर जब तुम ऑडियंस के सामने जाते हो तो तुम्हारा बिहेवियर चेंज हो जाता है। तुम नर्वस हो सकते हो, या तुम्हें कॉन्फिडेंस भी आ सकता है, या बिल्कुल मैस अप कर सकते हो अपनी स्पीच को। तो ये सोसाइटी का इन्फ्लुएंस हो तुम्हारे बिहेवियर पे। ये तो एक्चुअल प्रेजेंस हो गई। चलो अब इमेजिन प्रेजेंस देखते हैं। अगर तुम प्रैक्टिस करते करते आंख बंद कर लो और विजुअलाइज करो कि तुम्हारे सामने ऑडियंस बैठे हैं, तो भी तुम्हारा बिहेवियर कुछ वे में चेंज होगा। इसलिए इमेजिन प्रेजेंस भी काम करती है सोशल बिहेवियर के लिए। अब इम्प्लाइड प्रेजेंस क्या है, जैसे कि
मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे सामने तो कोई बैठा नहीं है, पर मुझे पता है कोई ना कोई तो देखेगा ये इस वीडियो को। इसलिए ये इम्प्लाइड इम्प्लाइड का मतलब है कि हम गेस कर सकते हैं कि इसमें कहीं न कहीं पे सोशल इंटरैक्शन हो सकता है। इम्प्लाई कर रहा है वो ये चीज़। इनडायरेक्ट सोशल इंटरैक्शन हो सकता है। तो सोशल एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंसेस आवर थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर इन कॉम्प्लेक्स वे। सिंपल। एटीट्यूड्स जो हमारा चैप्टर है। एटीट्यूड्स we form views about people and issues which exist as behavioral tendencies. एटीट्यूड्स एक तरह से हमारे व्यूज या ओपिनियंस होते हैं किसी टॉपिक के बारे में या किसी इंसान के बारे में, और ये एक बिहेवियरल टेंडेंसी होते हैं कि फ्यूचर में हो सकता है कि हम अपने एटीट्यूड्स के हिसाब से ही बिहेव करें, कि हम हमें कोई आदमी पसंद है उससे बिना मिले ही, तो हम उससे अच्छे से बिहेव करेंगे। किसी से हम उसे बिना मिले ही चिढ़ने लगते हैं कि कहीं किसी और से उसकी बुराई सुन के, तो हो सकता है हम उससे गलत वे में बिहेव करेंगे। तो इसलिए बिहेवियरल टेंडेंसी है जो कि हमारे फ्यूचर बिहेवियर को डिसाइड करते हैं। अब इसमें देखो ये कुछ और टॉपिक्स हैं जो कि सिलेबस से तो रिमूव हो चुके हैं, पर इस चैप्टर में इनका बार-बार मेंशन होता रहता है, क्योंकि एनसीईआरटी की यही फीचर है कि ये सिलेबस से चीज़ें बहुत जल्दी रिमूव कर देते हैं, पर उनका जो इधर-उधर इन्फ्लुएंस होता है बाकी चैप्टर पे, उसको ध्यान नहीं देते। तो इसे समझ लेते हैं, और ये कभी-कभी बोर्ड के एग्ज़ाम में भी एमसीक्यू में आ जाते हैं। हालाँकि जब भी आते हैं तो उसमें ग्रेस मार्किंग मिलती है, पर तब भी पेपर में कॉन्फिडेंस चाहिए तो ये पढ़ लेना। इम्प्रेशन इम्प्रेशन है इन्फरेंसेस ऑफ पर्सनल क्वालिटीज व्हेन वी मीट पीपल। तो इंप्रेशन फॉर्मेशन सिंपली जब हम किसी को पहली बार मिलते हैं, जो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो हम उसके बारे में कुछ इन्फरेंसेस कर लेते हैं, कुछ चीज सोच लेते हैं कि हाँ ये इस तरह का है। मतलब समझ गए ना, इंप्रेशन बना लेते हैं उसका। सिंपल। एट्रीब्यूशन एट्रीब्यूशन हम दूसरे के बिहेवियर के कॉजेज असाइन करते हैं, एट्रीब्यूट करते हैं, कि हमें पता नहीं कि कोई ये चीज क्यों कर रहा है, पर हम उसका बिहेवियर देख के उसके बारे में रीजनिंग करने लगते हैं कि हो सकता है कि इसकी लाइफ ऐसी रही हो, इस टाइप की चीज़ें। सोशल कॉग्निशन का वही चैप्टर का नाम था, पर ये टॉपिक ही हटा दिया बुक से, कोई बात नहीं। सोशल कॉग्निशन में सारी मेंटल एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, ये एटीट्यूड्स, इंप्रेशन, एट्रिब्यूशन सब कुछ, जिससे कि हमें सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। स्कीमास कॉग्निटिव यूनिट्स होती हैं, जैसे हमने उसमें कॉग्निटिव थेरेपी में पढ़ा था ना, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ थॉट, तो वो होते हैं स्कीमा। अब ऑब्जर्वेबल बिहेवियर में चेंजेस क्या आते हैं, 2 तरह के होते हैं, एक सोशल फैसिलिटेशन और इन्हिबिशन। नहीं, चेंजेस नहीं, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर कौन-कौन सा होता है? तो सोशल फैसिलिटेशन का मतलब है कि वही ऑडियंस के सामने हमारा बिहेवियर फैसिलिटेट होता है, परफॉर्मेंस एनहांस होती है। इन्हिबिशन में हमारी परफॉर्मेंस डिक्रीज़ हो जाती है जब हम दूसरों के सामने परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। दूसरा पार्ट है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर का, प्रो सोशल बिहेवियर। प्रो सोशल बिहेवियर मतलब हम ज़रूरतमंदों की मदद करें। हाँ, तो ऑब्जर्वेबल का मतलब यहाँ सॉरी ये था कि ये जो सोशल फैसिलिटेशन, इन्हिबिशन और प्रो सोशल बिहेवियर है, ये ऑब्जर्व हो सकते हैं। पर जो ये सोशल कॉग्निशन वाले पार्ट्स हैं ना, ये माइंड के अंदर होते हैं, तो ऑब्जर्व नहीं हो सकते। टू कंप्लीटली अंडरस्टैंड सोशल इन्फ्लुएंस, वी नीड टू स्टडी सोशल कॉग्निटिव प्रोसेसेस एंड सोशल बिहेवियर, सिंपल, एंड गो बियॉन्ड कॉमन सेंस एंड फोक विज़डम, एंड टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल इन्फर ऑब्जर्व एंड इन्फर बिहेवियर। तो गो बियॉन्ड कॉमन सेंस एंड फोक विज़डम का मतलब है कि समाज में व्यवहार के बारे में हम कई कहावतें सुनते हैं, बहुत सारे दोहे होते हैं कवियों के, तो वो फ़ोक विज़डम का पार्ट होते हैं। अब वो बात सही कह रहे होते हैं, पर साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, उन्हें साइंटिफिकली स्टडी करते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल एक दोस्ती पर होते हैं दोहे, शत्रुता पर होते हैं, प्रेम पर होते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट ये ऑब्जेक्टिवली स्टडी करते हैं कि ठीक है, लोगों में ऐसा बिहेवियर देखने को मिलता है, पर ऐसा क्यों मिलता है? They use systematic objective observation and scientific methods to logically assess the cause and effect relationships। क्या कॉज था इस बिहेवियर का और इसका इफेक्ट क्या हुआ? ठीक है, ये सब ज़्यादा ज़रूरी नहीं था वैसे, बस एक बार समझ लेना क्योंकि एमसीक्यू में हेल्प हो जाती है। अब हमारा टॉपिक शुरू होता है मेन, एटीट्यूड्स, नेचर एंड कंपोनेंट्स। तो हमारे सबके पास कुछ ओपिनियंस होते हैं, जैसे आपको कौन सा पेन पसंद है? आपको रूल बुक पे लिखना पसंद है या फिर ब्लैंक पेज पे? स्पाइरल नोटबुक पसंद है या फिर बाइंडिंग वाली? वैसे भी बाइंडिंग होती है तो ठीक है। तो ऐसे छोटी-छोटी चीज़ों पे हमारे सबके ओपिनियंस होते हैं कि हमें जेल पेन से लिखना पसंद है, लिक्विड पेन से कि बॉल पेन से। टेबल पे पढ़ना पसंद है कि बेड पे लेट के, कुछ भी हो सकता है। पर
ये हमारे खुद की ओपिनियन है। अब मैं कहूँ कि नहीं मुझे बॉल पेन से लिखना पसंद है, तुम कहो कि मुझे जेल पेन से लिखना पसंद है, तो इसमें कोई झगड़े की बात तो नहीं आएगी, ना तुम ऑफेंड हो जाओगे। पर अगर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं ना हमारे ओपिनियंस, जो हमारी थिंकिंग, हमारे इमोशंस और हमारे बिहेवियर सबको लिंक कर देते हैं, तो वो बन जाते हैं एटीट्यूड्स, जब वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसलिए एटीट्यूड्स का स्टार्टिंग पॉइंट ओपिनियन से ही होता है। तो इसमें व्यूज व्यूज वाइज सेम ओपिनियन हो गया, प्लस इमोशनल कंपोनेंट, प्लस एक्शन कंपोनेंट। इमोशन कंपोनेंट कैसे कि कोई अगर उसके तुम्हारे खिलाफ कुछ बोल दे तो तुम्हें बहुत बुरा लग जाए, तुम दुखी हो जाओ, गुस्सा हो जाओ, तो उससे इमोशन अटैच्ड है। एक्शन कंपोनेंट की तुम्हें चलो बॉल पेन से बोलते तो हो कि बॉल पेन से राइटिंग अच्छी आती है, पर तुम पेपर में तब भी जेल पेन से लिखते हो, तो वो वहाँ पे तुम्हारा एक्शन कंपोनेंट काम नहीं कर रहा। तो एक्शन कंपोनेंट हो गया कि तुम सोचते हो कि बॉल पेन अच्छा होता है और पेपर में भी बॉल पेन से ही लिख रहे हो। तो जब ये सारी चीजें आ जाती हैं तब हम बोलते हैं कि ये चीज एक एटीट्यूड है। समझ आ गया? अब एटीट्यूड की डेफिनेशन जो कि रटनी पड़ेगी वो है, एटीट्यूड इज अ स्टेट ऑफ माइंड एंड अ सेट ऑफ व्यूज और थॉट्स रिगार्डिंग अ टॉपिक व्हिच इज कॉल्ड एन एटीट्यूड ऑब्जेक्ट which have evaluative features positive, negative or neutral with an emotional component and a tendency to act। तो देखो स्टेट ऑफ माइंड हमारे कॉग्निशन से रिलेटेड है, हमारे थिंकिंग प्रोसेस से। सेट ऑफ व्यूज वही ओपिनियंस और थॉट्स सेम चीज हो गई। रिगार्डिंग अ टॉपिक, अब इस टॉपिक को कहते हैं एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल में पेन लिया था, तो वो ऑब्जेक्ट जिस चीज पे हमारा एटीट्यूड बना है वो पेन हो गया, तो पेन था एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। विच हैव इवेल्युएटिव फीचर, इवेल्युएटिव की हम उस चीज को पसंद करते हैं, ना पसंद करते हैं, या फिर हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो जैसे बॉल पेन के प्रति मेरा एटीट्यूड पॉजिटिव है, तो मैंने इवेल्युएट करा कि हाँ बॉल पेन अच्छा होता है। प्लस इमोशनल कंपोनेंट और टेंडेंसी टू बिहेव, वही हमारा एक्शन या बिहेवियर, टेंडेंसी टू एक्ट, कि फिर हो सकता है कि हम अपने थॉट के और इमोशंस के बेसिस पे ही बिहेवियर भी इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, तो इस सिंपल डेफिनेशन है। देखो रटना मत, ये बस ये समझ लो, देखो थॉट प्लस इमोशन प्लस बिहेवियर पूरी वही चीज है। ये इन्हीं तीनों को कहते हैं हम ABC कंपोनेंट्स। इन्होंने खुद ही निमोनिक बना दिया, कितनी अच्छी बात है। निमोनिक की बनाने की वजह से इन्होंने इतने अजीब अजीब शब्द यूज करे हैं। तो ए से होता है अफेक्टिव एस्पेक्ट या अफेक्टिव कंपोनेंट। अफेक्ट का मतलब साइकोलॉजी में होता है इमोशंस, जैसे हमने ब्लंटेड अफेक्ट, फ्लैट इफेक्ट, इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट्स स्किज़ोफ्रेनिया में पढ़ा था ना, इमोशंस के डिसऑर्डर्स। वैसे ही अफेक्ट का मतलब होता है इमोशंस, ठीक है। दूसरा बी से होता है बिहेवियरल कंपोनेंट, सिंपल बिहेवियर वाला पार्ट, टेंडेंसी टू एक्ट। बिहेवियर कंपोनेंट को ही बोलते हैं कोनेटिव एस्पेक्ट। अब ये अगर कोनेटिव है ना तो इसे कॉग्निटिव मत समझ लेना, ये बहुत गड़बड़ी होती है। कोनेटिव का मतलब भी बिहेवियर है, तो अगर क्वेश्चन में पूछ लिया कि कोनेटिव कंपोनेंट क्या होता है, तो उसमें हमें बिहेवियर ही लिखना है। तीसरा एस्पेक्ट है कॉग्निटिव एस्पेक्ट। कॉग्निटिव का मतलब थिंकिंग प्रोसेस से रिलेटेड, तो ये होता है थॉट कंपोनेंट, हमारे विचार कैसे हैं या हमारे ओपिनियंस। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल बुक में केस स्टडी है बॉक्स में, जो बताती है रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री कंपोनेंट्स। इसका नाम है ग्रीन एनवायरनमेंट मूवमेंट। तो ग्रीन एनवायरनमेंट मूवमेंट की ग्रीन एनवायरनमेंट के प्रति प्रति तुम्हारे ओपिनियंस क्या हैं? तो हाँ, हम सबको अच्छा लगता है, हमें पता है कि पेड़ लगाओ धरती बचाओ, है ना। तो कॉग्निटिव कंपोनेंट हमारा ग्रीन एनवायरनमेंट के प्रति हो गया पॉजिटिव। अब अफेक्टिव कंपोनेंट क्या होता है कि जैसे हमें ग्रीनरी देख के बहुत खुशी होती है, और जब हम पेड़ कटते देखते हैं तो हमें दुख होता है या फिर हमें गुस्सा आता है कि ये लोग पर्यावरण को बर्बाद क्यों कर रहे हैं। तो हमारा ग्रीन एनवायरनमेंट के प्रति अफेक्टिव कंपोनेंट भी पॉजिटिव हो गया कि हाँ, हम इमोशन से भी पेड़ लगाने को सपोर्ट करते हैं। अब बिहेवियरल कंपोनेंट पॉजिटिव कब होगा? जबकि हम पेड़ लगाने में पार्टिसिपेट भी करें, तब हमारा बिहेवियरल कंपोनेंट भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एटीट्यूड में सारे तीनों कंपोनेंट कंसिस्टेंट हैं, पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि कभी कभी हमारे प्रोडिक्शन गलत हो सकते हैं। जैसे कि हो सकता है कि हमें पता है कि पेड़ लगाना अच्छी बात है, तो कॉग्निटिव पॉजिटिव है, पर हमें इमोशनली कनेक्शन नहीं है कुछ पेड़ पौधों से, तो वो ये नेगेटिव हो गया। और हम पेड़ लगाने में के कैंपेन्स में पार्टिसिपेट भी नहीं करते, तो ये भी नेगेटिव हो गया। हमारा एटीट्यूड तो है पर ये दोनों नेगेटिव हैं। ऐसे ये हो सकता है कि हम कॉग्निटिव पॉजिटिव हो, अफेक्टिव पॉजिटिव हो, पर बिहेवियर नेगेटिव हो। तो कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकती है एटीट्यूड में पॉजिटिव नेगेटिव की, ठीक है। तो इसलिए एक
मतलब रिलेटेड तो तीनों होते हैं, पर हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, 100% श्योर नहीं हो सकते कि तीनों साथ में जाएंगे। एटीट्यूड्स आर नॉट बिहेवियर्स, ठीक है। हम जैसे बोल देते हैं ना कि ये व्यक्ति तो बहुत एटीट्यूड में रहता है, तो वो बहुत ही नॉनसेंसिकल बात होती है कि एटीट्यूड तो हमारे माइंड के अंदर होते हैं, उन्हें हम देख नहीं सकते। वो बस एक टेंडेंसी टू बिहेव होते हैं कि हाँ, अब तुम्हें पेड़ लगाना पसंद है तो हो सकता है कि तुम पेड़ लगाते हो, पर इस बात में कोई 100% श्योर नहीं हो सकते भाई। एटीट्यूड्स कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड, जैसे कि कॉग्निटिव और इमोशनल जो कंपोनेंट होते हैं वो हमारे अंदर होते हैं, बाहर नहीं दिख सकते। और अगला है एटीट्यूड, बिलीव्स और वैल्यूज में क्या अंतर है। देखो ये तीनों सेम सेम सी टर्म्स हैं, तो ये सोचो कि बस एक ही चीज के अलग अलग टाइप्स हैं ये। बिलीव्स जैसे हम कहते हैं विश्वास, ये एटीट्यूड का ही कॉग्निटिव कंपोनेंट हो जाता है, मतलब ओपिनियन ही, पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग ओपिनियन जिसे हम बिल्कुल सच ही मानते हैं। कि एक तो हमारा ओपिनियन होगा कि मेरी राइटिंग बॉल पेन से अच्छी आती है, बिलीफ हो गया कि नहीं, बॉल पेन ही बेस्ट पेन होते हैं, सबको बॉल पेन से लिखना चाहिए, ठीक है। दीज आर द ग्राउंड्स ऑन विच एटीट्यूड स्टैंड। एटीट्यूड्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स, जैसे हमने ओपिनियन पढ़े थे, सेम वही चीज। इस चीज से बाकी सारे एस्पेक्ट्स निकलते हैं एटीट्यूड के। सबसे पहले हमें विश्वास होना चाहिए कि जो हम चीज सोच रहे हैं वही सही है। एग्जाम्पल, हमारी हम बिलीफ इन गॉड, हम आस्तिक हो सकते हैं, या हम सोच सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, या हम किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, तो हमारा बिलीफ हो गया कि ये जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, देश का विकास इसी से होगा। और जैसे या स्वर्ग में हमारा विश्वास कि मरने के बाद अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे, तो ये हमारा एक बिलीफ हो गया। अब वैल्यू क्या होती है? वैल्यू होते हैं मूल्य। ये भी एटीट्यूड्स और बिलीव्स ही होते हैं, कॉग्निटिव कंपोनेंट ही होते हैं, पर ये वो होते हैं जिनमें कि शुड या मस्ट आ जाए, या एक तरह से गाइडिंग प्रिंसिपल्स हमारी लाइफ के, कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करने से अच्छा होता है, पुण्य कमाना, पुण्य करना चाहिए, वो वाली बात। ये होती है मोरल और एथिकल वैल्यूज, है ना। और ये एटीट्यूड्स और बिलीव्स ही होते हैं, पर वो हमारी लाइफ के इनसेपरेबल पार्ट बन जाते हैं, इसलिए इन्हें चेंज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। जैसे कि किसी की वैल्यू है, उसे बचपन से यही सिखाया गया है कि हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, या ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो वो जब तक बड़ा होगा तब तक वो हार्ड वर्क करता रहेगा और वो ईमानदार व्यक्ति ही बनेगा, तो ये ईमानदारी उसकी एक वैल्यू हो गई। जैसे कि ये सब होता है कि हमें धार्मिक काम करने चाहिए, तो वो वैल्यू हो गई। और बिलीफ हो गया कि क्योंकि इसे करने से हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो बिलीफ्स, वैल्यूज और एटीट्यूड्स तीनों अलग अलग चीजें हैं, क्वेश्चन पेपर में इनके डिफरेंशिएशन आ सकते हैं। तो ये हो गया कॉग्निटिव सी ग्राउंड्स, एग्जाम्पल दे देना। और ये है शुड या मस्ट वाले, मोरल एथिकल हो जाते हैं, और ये इंसेपरेबल पार्ट बन जाते हैं, और ये डिफिकल्ट टू चेंज है। वैल्यूज आसानी से बदली नहीं जा सकती। अब एटीट्यूड का पर्पस है कि वो हमारे बिहेवियर को एक बैकग्राउंड देते हैं। फ्यूचर में हम किसी सिचुएशन में कैसा बिहेव करेंगे उस चीज़ को प्रेडिक्ट करते हैं। जैसे कि किसी फॉरेन कंट्री के इंसान के बारे में हमें हमारा कोई एटीट्यूड हो सकता है कि इस देश के लोग तो ऐसे होते हैं, इस देश के लोग तो ऐसे होते हैं। अब बाई चांस कभी फ्यूचर में हम किसी फॉरेनर से मिल जाएं, तो जो हमारे एटीट्यूड्स हैं वो हमारे बिहेवियर को डिटरमाइन करेंगे कि हम इनके साथ अच्छा बिहेव करेंगे कि ज़्यादा अच्छा बिहेव नहीं करेंगे। तो ये था पूरा आंसर एटीट्यूड का। अगर 6 मार्क्स मैन है तो ये सब लिखना है। डेफिनेशन, एबीसी कंपोनेंट को एक्सप्लेन कर देना, ये एग्जांपल दे देना, और बिलीव्स और वैल्यूज को एक्सप्लेन कर देना, पर्पस बता देना। अब क्वेश्चन में उसके साथ साथ ना ये भी पूछ सकते हैं कि ऑल्सो टेल द फीचर्स ऑफ एटीट्यूड्स। तो फीचर्स हमने भी पढ़े थे, क्या, VESC, वैलेंस। अब वैलेंसी का मतलब क्या होता है? 10 तक तो केमिस्ट्री सबने पढ़ी ही होगी, कुछ लोग अब भी पढ़ रहे होंगे। तो केमिस्ट्री में वैलेंसी क्या होती है कि चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है, या न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब होता है कि जीरो डिफरेंस है। वैसे ही एटीट्यूड्स में वैलेंसी होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल। तो वैलेंस टेल्स अस द पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी ऑफ द एटीट्यूड टुवर्ड्स द एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, जैसे इसमें तो बड़ा न्यूक्लियर रिसर्च का बहुत दूर का सा एग्जाम्पल दे रखा है। सिंपल सोचो कि आप एक कैफे में गए और अब आप उसका रिव्यू लिख रहे हो, तो आपके पास 5 स्टार होते हैं देने के लिए। अब अगर आप 5 स्टार दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगी। 4 स्टार,
कि अच्छी थी, बस एक कमी आ गई, वैसे ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कि द थिंग वाज़ वेरी गुड, बट द एम्बियंस कैन बी इम्प्रूव्ड। तो ये हो गया, 4 स्टार रेटिंग दे दी। अब इससे कम 3 स्टार, 3 स्टार हो गया ओके, ओके, ज़्यादा बुरा भी नहीं, ज़्यादा अच्छा भी नहीं। इससे कम 2 स्टार, 2 स्टार हो गया कि बहुत ही बुरा था, पर चलो कोई बात नहीं, मैं हो आया। अब 1 1 वाला जो स्टार होता है वो होता है बिल्कुल खराब, हॉरिबल एक्सपीरियंस, कभी कोई जाना ही मत यहाँ पे। तो हमारा जो 5 वाला एटीट्यूड है वो पॉजिटिव है, और 1 वाला एटीट्यूड नेगेटिव है। और ये पूरी एक स्केल सा बना हुआ है पॉजिटिव से नेगेटिव तक, और ये जो 3 वाला है ये न्यूट्रल है। ठीक है, तो वेरी बैड, बैड, न्यूट्रल, गुड और वेरी गुड। इसका अगर हम बैड रिव्यू दे रहे हैं, इसका मतलब है कि हम उस चीज़ को डिसलाइक करते हैं, गुड रिव्यू दे रहे हैं तो लाइक करते हैं। तो वेल एंड सिंपल सिंपल यही बताता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, लाइक या डिसलाइक या फिर न्यूट्रल। अब एक्सट्रीमनेस, एक्सट्रीमनेस हाउ पॉजिटिव और हाउ नेगेटिव, वो चीज़ कितनी एक्सट्रीम है। अब एक्सट्रीमनेस जैसे अगर हमने 5 या 1 दिया था, वो दोनों बराबर एक्सट्रीम है, सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम है, बिल्कुल ही एक्सट्रीमली गुड या बिल्कुल ही एक्सट्रीमली बैड। 2 और 4 थोड़े मॉडरेट हो गए, तो ये लेस एक्सट्रीम हो गए। और 3 था वो बिल्कुल एक्सट्रीम नहीं है, वो सबसे कम एक्सट्रीम है, क्योंकि वो न्यूट्रल एटीट्यूड था। तो एक्सट्रीमनेस की डेफिनेशन इट टेल्स अस द एटीट्यूड इज हाउ पॉजिटिव और हाउ नेगेटिव। ई से, VESC। अब हम देखते हैं एस से क्या है। एस से सिंप्लिसिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, या इस चीज को कहते हैं मल्टीप्लेक्सिटी। इसका मतलब है कि एक एटीट्यूड सिस्टम में कितने सारे एटीट्यूड्स हैं। डेफिनेशन इट टेल्स अस हाउ मेनी एटीट्यूड्स आर देयर इन द एटीट्यूड सिस्टम। अब एटीट्यूड सिस्टम का मतलब है एटीट्यूड्स का ग्रुप, या एक ब्रॉड एटीट्यूड जिसके अंदर अलग अलग एटीट्यूड्स हों। अब हम देखते हैं पहले कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड। कॉम्प्लेक्स एटीट्यूड वो होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे मेंबर एटीट्यूड्स होते हैं, तो एटीट्यूड्स का एक ग्रुप है, उसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स हैं, इसलिए वो कॉम्प्लेक्स है। एग्जाम्पल, ये भी अजीब सा दे रखा है एग्जाम्पल, हम नया एग्जाम्पल बनाते हैं कि फ़ोन यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये हमारे एक ब्रॉडर एटीट्यूड हो गया, है ना? तो या तो करेंगे या नहीं करेंगे। पर इसके अंदर मान लो तुम एक ऐसे लिख रहे हो तो बहुत सारे प्रोस एंड कॉन्स लिखते हो ना, तो वही चीज़ हो जाती है मेंबर एटीट्यूड्स, कि फ़ोन से टाइम वेस्ट होता है, तो टाइम के प्रति हमारा एटीट्यूड कैसा है? फ़ोन से डिस्ट्रैक्शन होता है, तो सेल्फ कंट्रोल के लिए कैसा है? फ़ोन से पर हमें ऑनलाइन एजुकेशन भी मिलती है, तो ऑनलाइन एजुकेशन के प्रति हमारा एटीट्यूड एटीट्यूड कैसा है? इस तरह से ऐसे ब्रॉड टॉपिक्स में सोचो जिनके ऊपर तुम ऐसे लिख सकते हो या डिबेट कर सकते हो। एक ही टॉपिक में बहुत सारे एटीट्यूड्स होते हैं। अब ये जो एटीट्यूड्स है ना, इन्हें एबीसी कंपोनेंट से मत करना रिलेट। एटीट्यूड्स के अंदर एटीट्यूड्स, ऐसे बड़ा बड़ा सा ग्रुप है, उसके अंदर बहुत सारे एटीट्यूड है। अब इनमें से हर एटीट्यूड के एबीसी कंपोनेंट अपने हो सकते हैं, जैसे कि एक तो तुम्हारा ब्रॉड हो गया कि फ़ोन यूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब उसमें तुम सच में करते हो, नहीं करते, वो तुम्हारा बिहेवियर हो गया, है ना? और टाइम मैनेजमेंट, क्या तुम टाइम मैनेज करते हो, टाइम प्लान करते हो अपना, वो उसके अलग कंपोनेंट हो गए। क्या तुम पढ़ते-पढ़ते डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, उसके अलग कंपोनेंट हो गए। तो ऐसे हर एटीट्यूड के, छोटे एटीट्यूड के अपने खुद के कंपोनेंट्स भी होते हैं, तो ये अलग चीज़ है। तो सिंपली कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि एक एटीट्यूड सिस्टम के अंदर बहुत सारे मेंबर एटीट्यूड्स होते हैं, ये बहुत ब्रॉड टॉपिक के लिए होता है। इसके विपरीत सिंपल एटीट्यूड जो होता है, उसमें एक या बहुत ज़्यादा कम एटीट्यूड्स होते हैं, जैसे कि एक पर्सन, किसी व्यक्ति के बारे में मैंने पूछा कि ये व्यक्ति तुम्हें अच्छा लगता है कि बुरा लगता है, तो इसमें सिंपल बहुत कम एटीट्यूड होंगे कि मुझे इसकी ये बात अच्छी लगती है, ये बात बुरी लगती है, ओवरऑल मुझे ये अच्छा लगता है। ठीक है? तो वो बहुत कम एटीट्यूड होंगे, तो वो बहुत सिंपल चीज़ है। अच्छा या बुरा सिर्फ उतना ही, उसके ऊपर तुम कोई ऐसे नहीं लिख सकते हो। तो वो सिंपल, तो सिंपलिसिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, एक एटीट्यूड सिस्टम में कितने सारे एटीट्यूड्स हैं, ये सिंपल हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। VESC, अब सी से है सेंट्रैलिटी। सेंट्रैलिटी बीच में, एक जो एक पार्टिकुलर एटीट्यूड है, एक एटीट्यूड सिस्टम में, उसकी सेंट्रैलिटी क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसका इन्फ्लुएंस क्या है, उसका रोल क्या है। सेंट्रैलिटी टेल्स अस अबाउट द रोल ऑफ अ पार्टिकुलर एटीट्यूड। अब जो एटीट्यूड ज़्यादा सेंट्रल होता है, यानी कि बाकी सारे एटीट्यूड से रिलेटेड है, सब कुछ उसी के इर्द-गिर्द घूम रहा है, वही सबसे मेन फोकस है हमारा, वो बाकी एटीट्यूड्स को इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि फ़ोन वाला जो हमारा एग्ज़ाम्पल था, उसमें हो सकता है कि हम एजुकेशन और डिस्ट्रैक्शन और सोशल मीडिया, इन सब के बारे में हमारे एटीट्यूड हैं, पर ठीक है, पर एक स्टूडेंट होते हुए हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एटीट्यूड कौन-सा है? कि फ़ोन से हमारा टाइम वेस्ट होता है, सोशल मीडिया से टाइम वेस्ट होता है, तो उसमें टाइम मैनेजमेंट हमारा सेंट्रल एटीट्यूड बन जाता है, जो सबसे ज़्यादा तुम्हारे एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करेगा।
ठीक है? वैसे ही एग्ज़ाम्पल दिया था वर्ल्ड पीस का, तो छोड़ो इसको तो। ठीक है, सेंट्रैलिटी एक पार्टिकुलर एटीट्यूड एक एटीट्यूड सिस्टम के अंदर कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, कितना ज़्यादा बड़ा है, उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। ठीक है, तो यही थे हमारे फीचर्स ऑफ एटीट्यूड। हेडिंग ध्यान से देख लेना, हेडिंग में कंफ्यूज मत करना है, बहुत ईज़ी चैप्टर है, बस पॉइंट्स पॉइंट्स और हेडिंग्स याद करनी है। तो फीचर्स जो है वो है VESC। आगे बढ़ते हैं, एटीट्यूड फॉर्मेशन। हम बचपन से हम एकदम मतलब हम दुनिया में प्रकट हुए, तो ये ओपिनियंस बिलीफ्स हमारे पास कहाँ से आए, हमने फॉर्म कहाँ कहाँ से करे। तो कुछ थियरीज हैं कि ये इनबॉर्न और जेनेटिक होते हैं, और ये सच हैं, होते हैं, पर जीन्स का रोल इस सब में बहुत ज़्यादा कम होता है, और ये भी बिना सोशल इंटरेक्शन के एक्टिवेट नहीं हो सकते इस टाइप के। तो जीन्स का रोल इनडायरेक्टली होता है, वो भी लर्निंग के साथ। तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हम एटीट्यूड सीखते हैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से और दूसरों के साथ इंटरेक्शन से, या फिर लर्निंग से। हम एटीट्यूड सीखते हैं, वी लर्न एटीट्यूड्स। तो ये डायरेक्ट मेथड हो जाता है। अब देखते हैं एटीट्यूड फॉर्मेशन में कि प्रोसेसेस किन किन तरीकों से हम एटीट्यूड सीखते हैं। ये फॉर्मेशन फॉर्मेशन वर्ड याद रखना, क्योंकि सेम सेम टॉपिक बार बार आएंगे, पर तुम्हें इसका आंसर एग्जैक्ट फॉर्मेशन के लिए लिखना है अरमानी। हम एटीट्यूड सीखते हैं अरमानी से। ऐसे समझ लो ना, तुमने इतना एटीट्यूड मारना कहाँ से सीखा? वही अरमानी देख रहा है, तो अरमानी से। अरमानी पहनने वाले छोड़ो। प्रोसेस ऑफ लर्निंग एटीट्यूड्स बाय एसोसिएशन। अरमानी में ए से है एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? दो चीजों को लिंक करना। जैसे कि हम किसी सब्जेक्ट के प्रति अप, अपनी पसंद बढ़ा सकते हैं टीचर से एसोसिएट होके। तो जैसे हमें कोई टीचर के पढ़ाने का तरीका बहुत पसंद है, तो हम उसके पढ़ाने के तरीके को सब्जेक्ट से लिंक करके हमें सब्जेक्ट भी पसंद आने लगता है। जैसे बहुत बच्चे कहते हैं कि हमें मैथ्स पसंद नहीं है, क्यों? क्योंकि मैथ्स के टीचर मुझे बहुत डांटते हैं। या फिर किसी को कोई सब्जेक्ट बहुत पसंद है, क्यों? क्योंकि उसे उस सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले टीचर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो इसमें एसोसिएशन हो रही है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। ठीक है, अब इनके बीच में एसोसिएशन हुई, तो टीचर से रिलेटेड जो बाकी चीज़ें हैं सब्जेक्ट, उसमें भी सेम एसोसिएशन लिंक कर जाती है। तो इसमें तुम्हें डेफिनेशन तो कुछ है ही नहीं, बस लिख देना एग्जाम्पल ही लिखना है, बुक में भी सिर्फ एग्जाम्पल ही लिखा है, या लिख देना लिंकिंग क्वालिटीज थ्रू एसोसिएशन विद अदर पर्सन। दूसरा है आर से, लर्निंग एटीट्यूड्स बाय बीइंग रिवॉर्डेड और पनिश्ड। ये हो गया तुम्हारा लर्निंग थियरी में जो रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट वाला था, वो वाली चीज़ हो गई सेम बिल्कुल भाई। तो जब हमें किसी एटीट्यूड के लिए प्रेज किया जाता है, तो हम उस एटीट्यूड को और स्ट्रांगली डेवलप करते हैं, या फिर हमें किसी चीज़ के लिए पनिशमेंट मिलती है, तो हम वो एटीट्यूड चेंज कर लेते हैं। जैसे एक लड़की है, वो बहुत ज़्यादा योगा करती है अच्छे से, उसे स्कूल में अवार्ड दिया गया मिस गुड हेल्प। अब इससे पहले हो सकता है वो नॉर्मल करती हो योगा, बस मज़ा आता हो, पर ज़्यादा उसे फ़र्क नहीं पड़ता। पर जब उसे ये अवार्ड मिला ना, उसे रिवॉर्ड मिला, तो उसे लगा कि हाँ, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, और वो उसका एटीट्यूड और ज़्यादा पॉजिटिव हो गया योगा और हेल्थ के प्रति। और दूसरा एग्जाम्पल है कि कोई बच्चा बहुत ज़्यादा जंक फूड खाता है। अब जंक फूड खाने के बाद वो हो गया बीमार, तो बीमार होना उसके लिए पनिशमेंट हो गई, तो एक तरह से जंक फूड खाने से उसे पनिशमेंट मिली। अब इससे जंक फूड के प्रति उसका एटीट्यूड हो गया नेगेटिव, ही डिसलाइक्स जंक फूड एंड स्टार्ट्स लाइकिंग हेल्दी फूड, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो एटीट्यूड उसने हेल्दी फूड के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर्म कर लिया। इसलिए, या जैसे कि एक एग्जांपल और समझो स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा रिलेटेबल, कि पढ़ाई तो सब करते हैं, पर ज़्यादातर बच्चों को लगता है कि बस पास हो जाएं या अच्छे नंबर आ जाएं, ठीक है? पर जो अगर किसी को ना एक बार अवार्ड मिल गया स्कूल में, किसी ने उसकी तारीफ कर दी, तो वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है, वो उसे लगता है उसका एटीट्यूड इतना स्ट्रांग हो जाता है कि नहीं, पढ़ाई ही सबसे अच्छी चीज़ है, मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए। तो वो रिवॉर्ड हो गया, अप्रिसिएशन हो गई। मॉडलिंग, लर्निंग एटीट्यूड्स थ्रू मॉडलिंग, ये हो गई बंदूरा की सोशल लर्निंग वाली थियरी से। इसमें हम बड़ों को ऑब्जर्व करते हैं कि वो लोग एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के प्रति कैसा बिहेवियर दर्शाते हैं, और क्या उन्हें उस पर रिवॉर्ड मिल रहा है या फिर पनिशमेंट। जैसे 11th का याद करो कि बोबो डॉल वाला एक्सपेरिमेंट करा था ना बंदूरा ने,
कि अ, बच्चे थे वो डॉल के साथ खेल रहे थे, कुछ बच्चे अच्छे से खेल रहे थे, तो उनकी तारीफ़ हुई और कुछ बच्चे डॉल के साथ मार-धाड़, तोड़-फोड़ कर रहे थे और उन्हें डाँटा गया। तो फिर बच्चों ने भी यही सीखा कि नहीं कि हमें अच्छे से सबके साथ शांति से खेलना चाहिए, वही अच्छी बात होती है। तो वैसे ही सेम यहाँ एग्ज़ाम्पल दिया है कि जैसे छोटे बच्चे देखते हैं कि उनके पेरेंट्स बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, तो और बड़ों की रिस्पेक्ट करने के बाद लोग उनकी तारीफ़ करते हैं कि देखो बड़ों की रिस्पेक्ट करना तो कितनी अच्छी बात होती है। तो इसके बाद बच्चा भी दूसरों को ऑब्ज़र्व करके देखता है कि हाँ, बड़ों को रिस्पेक्ट करना अच्छी बात होती है, तो उसने पॉज़िटिव एटीट्यूड बना लिया रिस्पेक्ट के प्रति। तो अरमानी अब एन से होते हैं नॉर्म्स। इन्हें कहते हैं लर्निंग एटीट्यूड्स थ्रू ग्रुप और कल्चरल नॉर्म्स। हमारा जो ग्रुप है, जो कि हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, या मान लो यहाँ पे अपनी हमारी फैमिली या फिर कम्युनिटी या फिर कल्चर हमारा। नॉर्म्स होते हैं अनरिटन सोशल रूल्स, ऐसे रूल्स जो सोसाइटी में सबको फॉलो करने होते हैं, पर कहीं लिखा नहीं होता, तो हम देख-देख के ही सीखते हैं उन सबको। जैसे कि बड़ों से आप करके बात करनी चाहिए, है ना? बाकी सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये सब नॉर्म्स हो गए। या मंदिर में जूते उतार के जाना चाहिए, ये एक नॉर्म हो गया, जो हम बाकियों को देख के सीखते हैं। तो ये एटीट्यूड्स नॉर्म्स भी हमारे एटीट्यूड्स को शेप करते हैं और ये हमारे सोशल कॉग्निशन का पार्ट होते हैं, यानी सोसाइटी में हमारे क्या व्यूज़ हैं। तो अभी चैप्टर से हट के सोचो कि आपके बहुत सारे ऐसे बिलीव्स हैं या आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ हैं, जो कि सिर्फ़ सोसाइटी के नॉर्म्स पे बेस्ड हैं। अगर आप लॉजिकली सोचो, तो उसमें अच्छे-बुरे की इतनी बात नहीं है, पर क्योंकि बस समाज में ऐसा ही होता है, समाज के ऐसे ही नियम हैं, तो आपका भी वो एटीट्यूड बन जाता है। मैं एग्ज़ाम्पल नहीं दे रहा, ये आपको खुद सोचना है। कमेंट्स में बताना। एक एग्ज़ाम्पल हम देख लेते हैं कि जैसे मंदिर में जाने का रिलीजन्स में नॉर्म होता है कि मंदिर में जा रहे हो तो कुछ प्रसाद चढ़ाने के लिए लेके जाओ या दान पेटी में दान करना है, ठीक है? अब ये तो हो गई एक नॉर्म हो गया। अब देखते हैं कि इसमें मॉडलिंग, एसोसिएशन और रिवॉर्ड कैसे यूज़ हो रहा है। हाँ, नॉर्म से जब हम कोई चीज़ सीखते हैं ना, तो उसमें सारे प्रोसेसेस यूज़ होते हैं। अब मॉडलिंग क्या हो गई कि हमने बाकी सबको या अपने फैमिली में पेरेंट्स को मंदिर जाते हुए देखा, तो वो मॉडलिंग से हम सीखे कि अच्छा मंदिर जाना अच्छी बात है। उसके बाद रिवॉर्ड मिला कि बाकी लोग उनकी तारीफ़ करते हैं, अरे कितने अच्छे हैं, देखो मंदिर में कितना ज़्यादा दान करते हैं, तो ये रिवॉर्ड भी मिला उन्हें। अब एसोसिएशन क्या हुई कि मंदिर जाने का तो उन्हें पॉज़िटिव एटीट्यूड बना लिया था, पर अब मंदिर जाते-जाते उनकी भगवान में श्रद्धा, भक्ति भी बढ़ने लगी, ये एसोसिएशन हो गई कि मंदिर में दान देने की बिहेवियर को उन्होंने एसोसिएट कर लिया भक्ति भाव से। तो ये हो गए नॉर्म सीखना। तो जो आपके रिलीजियस बिलीफ्स हैं, जिस भगवान में आपका विश्वास है, किन नियमों का आप सोचते हो कि इनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए, ये सब नॉर्म्स पे बेस्ड हैं, जिनका कोई और बेसिस नहीं है, बस सिर्फ़ ये है कि क्योंकि सोसाइटी में हमने बड़े होते हुए देखा है कि आस-पास के लोग भी सेम चीज़ें करते हैं, तो हम उन्हीं से सीखते हैं। अगला पार्ट है लर्निंग एटीट्यूड्स थ्रू एक्सपोज़र टू इन्फॉर्मेशन। ये है एक तरह से इनडायरेक्ट मेथड। इसमें हम सोशल कॉन्टेक्स्ट में तो रहते हैं, पर डायरेक्टली फिजिकल इंटरेक्शन नहीं होता। जैसे कि सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल्स, इनसे हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, उससे हमारे एटीट्यूड्स शेप होते हैं। एग्ज़ाम्पल एक था कि बुक्स पढ़ने से भी हमारे एटीट्यूड्स शेप होते हैं। जैसे कि बुक में एग्ज़ाम्पल लिखा था, ये बुक वाले बड़े अजीब से एग्ज़ाम्पल देते हैं, इससे और घुमा-फिरा देते हैं चीज़। By reading a biography of a self-actualized person, we learn the positive attitude for hard work and success कि कोई बड़ी मोटिवेशनल सी बुक पढ़ने से तुम भी मोटिवेट हो जाते हो, सिंपली ये बात है। तो प्रोसेस ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन, एटीट्यूड बनाने वाले लोग एटीट्यूड मारना कहाँ से सीखते हैं? अरमानी से। ARMNI। इजी था। अब देखो एटीट्यूड फॉर्मेशन के फैक्टर्स। अभी हमने पढ़े थे प्रोसेस, किस तरीके से क्या प्रोसेस होता है स्टेप बाय स्टेप जिससे हम एटीट्यूड सीखते हैं। वैसे स्टेप्स अलग अलग थे, ऑर्डर में नहीं थे, ठीक है, याद रखना। इंडिपेंडेंट है ये, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो। हाँ, तो अब फैक्टर्स। अब ये स्टेप्स को साइड रखते हैं, अब देखते हैं कि इन स्टेप्स में भी, या इन्हें हम सोर्स भी कह सकते हैं, या कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे एटीट्यूड फॉर्मेशन में इन्फ्लुएंस करती हैं। तो पहला है एफ, इसका कोड है FRPM। इसे ना तुम फ्रॉम बना सकते हो, फ्रॉम। पी को याद रख लेना। एटीट्यूड्स आर शेप्ड फ्रॉम व्हाट?
FRPM, F से फैमिली एंड स्कूल एनवायरनमेंट। जब बच्चा बहुत छोटा होता है तो सोशल इंटरेक्शन उसका उसके फैमिली तक ही लिमिटेड होता है। तो वो पेरेंट्स से या फैमिली मेंबर से, दादा-दादी से, नाना-नानी से ही अपने वैल्यूज़, बिलीफ्स, एटीट्यूड को फॉर्म करता है। थोड़ा बड़ा होता है तो वो स्कूल जाता है। अब स्कूल में वो जिन दोस्तों के साथ उठता-बैठता है, टीचर्स क्या सिखाती हैं, उससे भी उसके एटीट्यूड फॉर्म होते हैं। जैसे हम क्या सीखते हैं, पहली बात तो कि लाइन में चलना चाहिए, हैंड्स एट योर बैक, और एक क्लास का नॉर्म होता है ना, गुड मॉर्निंग मैम। ये कहीं लिखा थोड़ी कि बच्चों को गाने गा-गा के गुड मॉर्निंग विश करना है, पर बस बस है। तो इसमें एसोसिएशन, जैसे कि हमने टीचर वाला एग्ज़ाम्पल देखा था, और रिवॉर्ड पनिशमेंट, क्योंकि स्कूल में भी टीचर रिवॉर्ड या पनिशमेंट देते हैं, और मॉडलिंग आस-पास के लोगों को देख के सीखते हैं, फैमिली एंड स्कूल एनवायरनमेंट। अब आर से है रेफरेंस ग्रुप्स। रेफरेंस ग्रुप क्या है कि हम किसी एक पार्टिकुलर ग्रुप के साथ आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं। ये देखो, ये कोई रिलीजन भी हो सकता है, ये पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, तुम्हारा फ्रेंड ग्रुप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसमें हम बिहेवियर सीखते हैं नॉर्म्स से। नॉर्म्स हमें बताते हैं सोसाइटी के एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स और वेज ऑफ थिंकिंग, कि इस तरह का बिहेवियर ही हम एक्सेप्टेबल मानेंगे, और ऐसा नहीं करोगे तो हम तुम्हें जैसे हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था ना, एबनॉर्मल बोल देंगे। तो एक्सेप्टेड बिहेवियर, जो हम कहते हैं ना कि ये चीज़ इनएप्रोप्रिएट है यहाँ पे कहना, ये चीज़ सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वही है कि कोई एक्चुअल बात उसमें नहीं है, बस वो सोसाइटी में जो कन्वेंशंस नॉर्म्स है उन्हें ब्रेक कर रहा है। और वेज ऑफ थिंकिंग, सोचने का ज़रिया भी, जैसे कि कंज़र्वेटिव फैमिली में आप अगर हुए हैं, तो आपकी बहुत रूढ़िवादी सोच होगी, लिबरल फैमिली में है तो बहुत लिबरल सोच होगी, या आप जिन लोगों के साथ घूमते हैं, आपके दोस्त हैं, आपके पड़ोसी हैं, या आपके जो एक ग्रुप को आप आइडेंटिफ़ाई करते हो कि मैं इस ग्रुप का मेंबर हूँ, वो सब इस सब को इन्फ्लुएंस करता है। ऐसे वेरियस टॉपिक्स के बारे में रेफरेंस ग्रुप से हम एटीट्यूड सीखते हैं, जैसे पॉलिटिक्स, रिलीजन, सोशल ग्रुप्स, ऑक्यूपेशंस, नेशनल इश्यूज़, थ्रू रेफरेंस ग्रुप्स। और ये सब शुरू होता है बिगिनिंग ऑफ एडोलेसेंस में, बिकॉज़ एडोलेसेंट्स फील फी फॉर एडोलेसेंट्स इट इज़ इम्पोर्टेंट टू फील टू बी इन अ ग्रुप। तो आपकी लाइफ में भी ऐसा टाइम आया होगा, या फिर आपके कुछ दोस्त होंगे जो एडोलेसेंस के स्टार्टिंग में, या 8th, 9th, 10th क्लास के अराउंड बहुत ज़्यादा ही रेडिकल पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के सपोर्ट में लग जाएँगे, या अपने रिलीजन को बहुत ज़्यादा प्रमोट करने लगेंगे, या कुछ ऐसी ऑर्गनाइज़ेशंस के मेंबर बन जाएँगे। वैसे बच्चे तो नहीं, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल है, इंस्टाग्राम में कमेंट्स में पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे बहस करेंगे। तो ये वही टीनेजर्स होते हैं, तो इन तरह के कहते हैं रेफरेंस ग्रुप्स। रेफरेंस जिन ग्रुप से हम एटीट्यूड सीखते हैं। इसमें मेन चीज़ होती है नॉर्म्स, तो इसमें हमारा जो नॉर्म्स लर्निंग एटीट्यूड्स थ्रू ग्रुप एंड कल्चरल नॉर्म्स था, वो वाला प्रोसेस यूज़ हो रहा है, और साथ में रिवॉर्ड पनिशमेंट भी यूज़ होते हैं कि बाकी सब लोग हमारे बिहेवियर को एप्रिशिएट करते हैं कि नहीं। एफआरपीएम, अब पी से है पर्सनल एक्सपीरियंस। पर्सनल एक्सपीरियंस हमारी, इसमें हम एक्सटर्नली किसी के इंटरेक्शन से कुछ नहीं सीखते। बस हमारी लाइफ में एक इतना बड़ा चेंज हो जाता है, या कोई दुर्घटना हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ का पर्पस ही चेंज हो जाए। ये होता है फॉर्मिंग एटीट्यूड्स बाय थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ अ ड्रास्टिक चेंज इन एटीट्यूड। अरे छोड़ो, क्या लिखा है, ड्रास्टिक चेंज इन एटीट्यूड टुवर्ड्स पीपल एंड लाइफ। पीपल और लाइफ को देखने का हमारा नजरिया ही बदल जाता है एकदम से। एग्जाम्पल से समझते हैं, वरना तो ये बड़ा अजीब सा टॉपिक है। एक आर्मी ड्राइवर है, और ही नैरोली एस्केप्ड डेथ, एंड ऑल अदर पीपल इन हिज व्हीकल वर किल्ड। तो कहीं अटैक हुआ या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया, उसमें इनके सारे साथी मारे गए, और सिर्फ ये जो कहते हैं कि मौत के मुँह से निकल के आए। तो जो डेथ का एक्सपीरियंस था ना, डेथ को मिस करने का, उसने इनकी ज़िंदगी बदल दी। इन्होंने सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ इस लाइफ़ का, तो वो अपने गाँव गए, और गाँव में जाके कम्युनिटी लीडर बन गए, और सोशल रिफॉर्म्स कराने लगे। तो पर्स या आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसी बहुत सारे इवेंट्स होते होंगे, जिसमें आप किसी और से बात नहीं करते उनके बारे में। ना आप फैमिली से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, ना स्कूल से, ना कि अपने दोस्तों से, ना रेफरेंस ग्रुप से। पर वो एकदम से आपकी लाइफ, मतलब वो आपके बहुत सारे ओपिनियंस को चेंज कर देते हैं। तो डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे। अब एम से है मीडिया, मीडिया रिलेटेड इन्फ्लुएंस। अब टेक्नोलॉजी बढ़ने से एवी मीडिया, ऑडियो विजुअल, सोशल मीडिया है, वीडियोज़ हैं, पोस्ट हैं सोशल मीडिया पे,
और इंटरनेट है और स्कूल टेक्स्ट बुक्स भी, ये भी फैक्टर्स हैं एटीट्यूड्स को फॉर्म करने के। इसलिए सरकारें आती हैं, एनसीईआरटी का सिलेबस चेंज होता रहता है, खासकर पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये पहले तो हमारी कॉग्निटिव कंपोनेंट बदलती है, हमारी थिंकिंग पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस करती है और हमें कन्विंस करती हैं कि नहीं, ये वाली आइडियोलॉजी सही है, ये वाली पार्टी गलत है। और ऐसे अफेक्टिव कंपोनेंट्स वो हमारी इमोशंस को भी चेंज करती हैं और इससे धीरे-धीरे बिहेवियरल भी चेंज हो जाता है। जैसे कि कॉग्निटिव, पहले तुम किसी यूट्यूबर ने तुम्हारा मोदी जी से विश्वास हटा दिया, तो तुम्हारा कॉग्निटिव कंपोनेंट चेंज हो गया। अब अफेक्टिव में तुम धीरे-धीरे उनसे बीजेपी से अटैचमेंट तुम्हारा कम हो गया। अब धीरे-धीरे बिहेवियर में तुम्हारा चेंज हो गया, तुमने किसी और पार्टी को वोट डाल दिया। ठीक है? तो ये एक बहुत रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल था कि मीडिया हमारे एटीट्यूड्स को कैसे चेंज करती है। अब ये देखो, गुड भी हो सकता है और बैड भी हो सकता है। गुड से तो सही बात है कि भाई अवेयरनेस बढ़ रही है इन्फॉर्मेशन से, लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। पर इसका बैड इन्फ्लुएंस क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है उस पे कोई चेक नहीं है कि ये कंटेंट सही है या गलत है। बहुत सारी न्यूज़ फेक भी होती हैं। इसलिए एटीट्यूड फॉर्मेशन और चेंज प्रोपेगेंडा का भी शिकार हो जाता है कभी-कभी। अब बैड इन्फ्लुएंस में 2 चीज़ें और देखते हैं, या गुड इन्फ्लुएंस अभी, तो एक है कंज्यूमरिस्ट एटीट्यूड। जैसे कि सीधा आंसर मानो चॉकलेट का। क्या आज से 200 साल पहले इंडिया के बच्चों को चॉकलेट पसंद थी? नहीं। तो ये क्या एकदम से हमारे जीन्स में कुछ चेंज हो गया कि एकदम से ये पिछले 20-30 सालों से बच्चों को एकदम से चॉकलेट अच्छी लगने लगी। तो ये मीडिया, एड्स या जो भी कंटेंट है, हम बचपन से ऐड देखते हैं कि चॉकलेट अच्छी चीज़ है, चॉकलेट मज़ेदार चीज़ है, चॉकलेट से मज़ा आता है। तो ये हमारा एक कंज्यूमरिस्ट एटीट्यूड बना दिया मीडिया ने कि चॉकलेट अच्छी चीज़ है। ऐसे ही मीडिया पर सोशल हार्मनी को प्रमोट करने के लिए भी यूज़ हो सकता है। जैसे बहुत सब लोग अवेयरनेस फैलाते हैं, शांति से रहो और ठीक है जो भी है। मैं जो भी बहुत कहता हूँ। फैक्टर्स एफआरपीएम हो गए, ठीक है। ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया, पर आंसर में देखो 2-3 पॉइंट लिखने हैं। जो मैंने 1, 2, 3, 4 लिख रखे हैं, इसके ये 2 पॉइंट लिखने हैं। डेफिनेशन, एग्जाम्पल, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा बचा है बस। एटीट्यूड चेंज। अब हमने एटीट्यूड फॉर्म तो कर लिए, अब एटीट्यूड चेंज की बारी। आंसर को कंफ्यूज मत करना, इसमें भी प्रोसेसेस हैं, इसके भी फैक्टर्स हैं, पर वो फॉर्मेशन से अलग हैं। एटीट्यूड चेंज हो सकता है ड्यूरिंग एंड आफ्टर एटीट्यूड फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के पीरियड में भी चेंज हो सकता है, बहुत अर्ली स्टेज पे, और बाद में भी चेंज हो सकता है, जिसे कहते हैं मॉडिफाई होना। फॉर्मेटिव स्टेज पे वो सिर्फ ओपिनियन होता है, यानी उसमें सिर्फ कॉग्निटिव कंपोनेंट होता है, तो वो बहुत ज़्यादा वीक होता है, तो इसलिए उसको चेंज करना ज़्यादा आसान होता है। पर जब फिक्स हो जाता है तो वो वैल्यूज बन जाता है, उसे चेंज करना मुश्किल होता है। इसलिए अगर आपने बच्चे को इन्फ्लुएंस कर दिया तो उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, और पर बड़े लोग जो होते हैं उनके एटीट्यूड फिक्स हो चुके होते हैं, तो उन्हें चेंज करना डिफिकल्ट होता है। प्रैक्टिकल यूज एटीट्यूड चेंज का किसके पास है? जैसे हमने एग्जांपल देखे पॉलिटिशियंस का, क्योंकि उन्हें वोट चाहिए, उन्हें चाहिए कि लोग उनकी आइडियोलॉजीज को पसंद करें, उनकी पॉलिसीज को सपोर्ट करें। कंज्यूमरिस्ट गुड्स के प्रोड्यूसर्स, मार्केटिंग में यूज होता है, एडवर्टाइजिंग में यूज होता है एटीट्यूड को चेंज करना, या कहें लोगों को मैनिपुलेट करना। तो ये चैप्टर का ना मतलब यही है कि अपनी आइडियोलॉजीज, आपकी जो है, आपके जो बिलीव्स हैं, उन सबको एक बार जज करो कि ये इसके सोर्स कहाँ से हैं, और आसानी से किसी की बात में इन्फ्लुएंस नहीं होना है, क्योंकि ये लोग बहुत समझदार होते हैं जो कि आप पे मेंटल ट्रिक्स का यूज करते हैं साइकोलॉजी पढ़ने के बाद। या फिर आप इन सब से बेनिफिट करना है तो पॉलिटिशियन या कोई कंपनी खोल लो गुड्स की। एडवर्टाइजर्स और कम्युनिटी लीडर्स, वही नेता लोग। अब देखते हैं एटीट्यूड चेंज का प्रोसेस। इसमें पहली थियरी है कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस, बीसीटी, बैलेंस फ्रिट्स हाइडर। अब मैंने कहा था जैसे कि मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और मैं याद भी कराऊंगा। अब ये बैलेंस और फ्रिट्स हाइडर को याद करने का एक बहुत ही नॉर्म्स को ब्रेक करने वाला तरीका है, बड़ा ही क्रिएटिव तरीका है। देखो, हैदर को मान लो हैदराबाद, ये है चार मीनार, और चार मीनार पे ये जो कौन होते हैं, इन्हें नट कहते हैं ना, जो कि
परफॉर्मेंस दिखाते हैं सड़कों पे रस्सी-वस्सी लगा के। तो हैदराबाद में 4 मीनार में 2 मीनारों के बीच में रस्सी डाल के ये बैलेंस कर रहा है। देखो कितना अच्छा बैलेंस है इसका। तो इसलिए कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस है हैदराबाद का, यानी कि फ्रिट्ज हैदर का। कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस फ्रिट्ज हैदर। तो याद हो गया होगा, अच्छी बात है। अब इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट है पीओएक्स ट्रायंगल। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा ना मैथमेटिकल सी थियरी है, इसलिए इसे समझने में और समझाने में तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये ट्रायंगल देख लो पीओएक्स। देखो पी क्या है? पी है पर्सन, पर्सन जिसका हमें एटीट्यूड चेंज करना है या फिर जिसका एटीट्यूड हम अभी स्टडी कर रहे हैं। तो पी से पर्सन। ओ से है अदर पर्सन बड़ा अच्छा तरीका है इनका नाम लिखने का। एक्स है टॉपिक। तो एक्स जैसे हम मैथ्स में एक्स वेरिएबल हो जाता है ना, वैसे ही एक्स है एटीट्यूड ऑब्जेक्ट। तो पी का एटीट्यूड एक्स के प्रति क्या है, ओ का एटीट्यूड एक्स के प्रति क्या है, और इन सब का आपस में एटीट्यूड क्या है, हम वो स्टडी करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल बाद में देखेंगे, पहले थियरी समझ लेते हैं जो कि हमें आंसर में लिखनी है। टू से है दूसरा दूसरा पॉइंट है। टू से क्या, एटीट्यूड चेंजेस इफ देयर इज स्टेट ऑफ इम्बैलेंस बिटवीन द पीओ एटीट्यूड, ओ एक्स एटीट्यूड एंड पी एक्स एटीट्यूड। तो इस ट्राइंगल में अगर सारी साइड्स बैलेंस होती हैं, जो कि हम अभी पढ़ेंगे कैसे होती हैं, तो एटीट्यूड सही है, हम कंफर्टेबल हैं। पर जब इसमें इम्बैलेंस होता है, यानी कि हमारे ओपिनियंस में और बाकी जो हमारे पूरे रिलेशंस हैं इन तीनों के बीच में, इनमें इम्बैलेंस होता है, तभी एटीट्यूड चेंज होता है। क्योंकि वी फील लॉजिकली अनकंफर्टेबल, सो वन एटीट्यूड हैज टू चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ बैलेंस। क्योंकि हमारे माइंड को ना बैलेंस बहुत पसंद है, टेढ़ी मेढ़ी चीज़ें नहीं पसंद। तो इसलिए हमें अपने एटीट्यूड्स को भी बैलेंस करना पड़ता है। चौथा पॉइंट है कि इम्बैलेंस कब होता है। अब देखो सीधा-सीधा मैथ्स की थियरी है, जब इसका प्रोडक्ट नेगेटिव होता है, यानी हमारे पास देखो 3 एटीट्यूड्स हैं अलग-अलग। तो ये बुक में प्रोडक्ट नेगेटिव नहीं लिखा था, पर सीयूटी में क्वेश्चन आ गया था, जिसमें ये सब लिखने की जगह पे प्रोडक्ट नेगेटिव लिख रखा था। तो प्रोडक्ट नेगेटिव कब होगा देखो, जब तो तीनों एटीट्यूड ही नेगेटिव होंगे। माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, माइनस ही होता है। या फिर 2 एटीट्यूड पॉजिटिव, 1 माइनस होगा। तो प्लस इंटू माइनस भी नेगेटिव होता है, और नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव भी नेगेटिव ही होता है। तब हम कहेंगे कि एटीट्यूड इम्बैलेंस में है। इम्बैलेंस, फिट नहीं बैठ रहा, कंसिस्टेंट नहीं है। एग्ज़ाम्पल से, चलो एग्ज़ाम्पल अभी देख लेते हैं ना। एग्ज़ाम्पल कि तुम्हें मोदी जी पसंद है। मैंने कहा था मोदी जी के साथ चैप्टर पढ़ेंगे। तो पी हो तुम, पर्सन। ओ है अदर पर्सन यानी मोदी जी। तो मोदी जी और तुम्हारा जो है बीच में एटीट्यूड, वो पॉजिटिव हो गया। अब क्या है कि बीजेपी की, पहले बीजेपी की पॉलिसी थी कि वो कास्ट सेंसस को अपोज कर रहे थे। तो बीजेपी और कास्ट सेंसस जो कि हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, एटीट्यूड ऑब्जेक्ट, उसका नेगेटिव हो गया। तो पर तुम्हें कास्ट सेंसस का आइडिया अच्छा लगा, तो तुम्हारा वो कास्ट सेंसस का एटीट्यूड पॉजिटिव हो गया। अब इसमें इम्बैलेंस हो गया कि तुम्हें मोदी जी भी पसंद है, तुम्हें कास्ट सेंसस भी पसंद है, पर मोदी जी को कास्ट सेंसस कराना नहीं है। तो यहाँ पे इम्बैलेंस बन जाता है। ऐसे ही यहाँ पे कोई एग्जांपल लगा लेना, जल्दी-जल्दी खत्म करते हैं। अब बैलेंस में क्या है, हमें एक एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे? उसका तरीका है कि या तो अ, जैसे बाकी सब लोग करते हैं पार्टी के, तुम भी कास्ट सेंसस के अपोज़ करने लगो, ठीक है? या फिर मोदी जी कास्ट सेंसस करा दें, या फिर तुम बीजेपी को वोट ना दो। तो ये 3 ही ऑप्शन बचे। तो इनमें से किसी एक एटीट्यूड को बैलेंस बनाने के लिए चेंज होना पड़ेगा। ज़्यादा पॉलिटिकल एक्सप्लेनेशन हो गई क्या? कोई बात नहीं, आगे हम एग्ज़ाम में लिखने लायक एक एग्ज़ाम्पल भी पढ़ेंगे। ये सब एग्ज़ाम में लिख के मत आ जाना, नंबर कट जाएँगे। बैलेंस, बैलेंस में क्या होता है, जब प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, या तो तीनों एटीट्यूड्स पॉजिटिव हों, प्लस, 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 सबको सब पसंद है तो अच्छी बात है। या फिर 2 नेगेटिव हो, 1 पॉजिटिव हो, कि तुम्हें कोई चीज़ पसंद पसंद है, दूसरे को वो चीज़ नहीं पसंद, इसलिए तुम्हें वो व्यक्ति भी नहीं पसंद। तो बैलेंस के 2 ही तरीके हैं। प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, या तो सब पॉजिटिव या फिर 2 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव। आओ अब एक बड़े ही सभ्य एग्जाम्पल से समझते हैं, जो कि आप एग्जाम में लिख के आ सकते हैं, और आपको लिखना ही पड़ेगा कि पॉइंट्स भी तो बनाने हैं। तो एग्जाम्पल, पी एक पर्सन है। पर्सन क्या, ये है लड़के का पापा। ओ है लड़की का पापा। तो कोई शादी होने वाली है यहाँ पे। और एक्स है दहेज। अब जो लड़के के पापा हैं, उन्हें दहेज लेना है।
लड़की के पापा हैं, उन्हें दहेज की प्रथा पसंद नहीं है, दहेज के सख्त खिलाफ हैं वो, और एक्स हमारा दहेज हो ही गया। तो क्योंकि पापा जी को दहेज लेना है, इसलिए पी और एक्स का एटीट्यूड हो गया पॉजिटिव, और ये जो ससुर जी हैं, उन्हें दहेज देना नहीं है, तो ओ और एक्स का एटीट्यूड हो गया नेगेटिव। अब पर इन्हें शादी भी करानी है, इसलिए पी और ओ के बीच में भी पॉजिटिव है। तो अब यह अनबैलेंस हो गया कि तुम्हें शादी भी करानी है, तुम्हें दहेज भी नहीं देना। ठीक है, तो प्लस माइनस प्लस, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव, टोटल हुआ नेगेटिव, इसलिए अनबैलेंस। अब इसमें हमें किसी एक एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं क्या क्या चेंज हो सकता है। पहले हम करते हैं, पी से शुरू करते हैं। देखो, सबसे अच्छी बात और लॉफुल बात भी यही होगी कि जो लड़के के पापा हैं, वो भी बोल दें कि चलो चलेगा, तो मुझे दहेज मत दो। तो पी और एक्स नेगेटिव हो गया कि इन्हें दहेज नहीं लेना। ये बोलते हैं चलो सही कह रहे हो तुम, दहेज अच्छी बात नहीं है। तो अब हमारा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो बैलेंस बन गया। एक दूसरा हम देखते हैं ऑल्टरनेटिव, कि जो लड़की के पापा हैं वो दहेज देने के लिए तैयार हो जाएं, तो भी सब कंडीशन सही बैठेगी। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव है। तुम्हें दहेज लेना है, मुझे शादी करानी है, तो मैं दहेज भी दे दूंगा। अब एक तीसरा ऑप्शन है कि शादी ही टूट जाए। सही है, ओ और पी का जो एटीट्यूड है वही नेगेटिव हो जाए, शादी ही नहीं करानी। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। हाँ, तो ये भी बैलेंस हो गया। तो ये कितना अच्छा एग्जाम्पल था। तो ये हमारा इतना था कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस। ऐसे याद रखना, बैलेंस तीन चीजें हैं, उनमें बैलेंस बन रहा है। ट्राइंगल, पी ओ एक्स ट्राइंगल। पॉइंट्स देखो क्या थे, पी ओ एक्स ट्राइंगल बता देना, ये सब एक्सप्लेन कर देना। उसके बाद इम्बैलेंस के बारे में बताना। उसके बाद बताना कि चेंज जो होता है वो बैलेंस की तरफ होता है। और चौथे में ये इक्वेशंस बता देना सारी। और पांचवे में एग्जाम्पल दे देना। मोदी जी का एग्जाम्पल मत लिखना पेपर में। हाँ, क्योंकि असली में तो उन्होंने चेंज यही करा ना कि कास्ट सेंसस हो, शायद छोड़ो। कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस दिया था लियोन फेस्टिंगर ने। अब निमोनिक्स बनाने के लिए मैंने इसका नाम बना दिया लायन फास्ट फिंगर। लायन फास्ट फिंगर, एक लायन है जिसकी उंगलियां बहुत तेज हैं, जिससे कि ये डिस्क फेंकता है। ये एक डिस्क थ्रोअर थ्रोअर है, या फ्रिस्बी से खेलता है। तो कॉग्निटिव डिसोनेंस, ये कॉन्सेप्ट दिया था लियोन फेस्टिंगर ने, या इसे कॉग्निटिव कॉन्सोनेंस भी कहते हैं। तो इमेजिन करो कि लायन जो है वो अपनी तेज तेज उंगलियों से डिस्क फेंक रहा है। तो लियोन फेस्टिंगर, कॉग्निटिव डिसोनेंस। अब इसका आंसर देखते हैं। अरे इसमें तो दो ही पॉइंट बन रहे हैं। पहला है कि हम हमारा माइंड चाहता है कि जो कॉग्निटिव कंपोनेंट यानी हमारे थॉट्स हों, वो कॉन्सोनेंट हों। कॉन्सोनेंट का मतलब है लॉजिकली इनलाइन, एक ही डायरेक्शन में हो। अगर अपोजिट होंगे दोनों थॉट्स, तो टकराव होगा, तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो हमें शांति बनाए रखनी है अपने माइंड के अंदर भी, इसलिए डिसोनेंस हमें कम करनी पड़ती है। अब इससे क्या होता है, जो डिसोनेंस होती है उसमें से एक कॉग्निशन को, या हमारे एक आइडिया या थॉट को, ओपिनियन को चेंज होना पड़ता है कॉन्सोनेंस की तरफ, एक डायरेक्शन लाने के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं कि पहला कॉग्निशन है कि मुझे पता है कि पान मसाला खाने से माउथ कैंसर होता है, क्योंकि ये चीज़ तो पान मसाले के पैकेट पे भी लिखी रहती है। अब मेरा दूसरा कॉग्निशन है कि मैं पान मसाला खाता हूँ। तो अब ये बड़ी अटपटी सी बात हो गई कि मुझे पता भी है कि पान मसाला खाना इज इंजीरियस टू हेल्थ, पर मैं पान मसाला खाता भी हूँ। तो इसके देखो, इसे सॉल्व करने के दो तरीके हैं। या तो हम वन को चेंज कर दें कि मैं पान मसाला खाता हूँ, और मैं नहीं मानता कि इससे कुछ होता है, पान मसाला खाने से कुछ नहीं होता, तो ये चेंज कर दो। या तो भी सही बैठेगी चीज, पर फिर तुम पान मसाला खाते रहोगे, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो और अच्छा इसका हेल्दी जो चेंज है वो होगा कि मुझे पता है कि पान मसाला खाने से माउथ कैंसर होता है, इसलिए आज से मैं पान मसाला खाना बंद करता हूँ। अब इसी चीज पे फेस्टिंगर और कार्ल स्मिथ ने एक एक्सपेरिमेंट करा था, जिसका नाम है टेलिंग अ लाई फॉर $20 एक्सपेरिमेंट। अब इसको याद करने का तरीका है कि फास्ट फिंगर तो हमारी उंगली थी ही, इनकी एक शेर की उंगली है ये तो। और कार्ल स्मिथ मान लो एक ब्लैक स्मिथ है, तो ये उंगली से एक दिखा रहा है, तो $1 हो गया। और ये ब्लैक स्मिथ का काम करने के $20 मांगता है। हाँ, बड़ी अजीब चीज हो गई, पर कोई बात नहीं। फास्ट फिंगर और कार्ल स्मिथ $20 एक्सपेरिमेंट, इसको समझते हैं इसमें क्या हुआ था। बहुत ही मजेदार चीज है ये। तो
कुछ बच्चों के ग्रुप को एक के साथ एक एक्सपेरिमेंट कराया गया और उनसे पूछा कैसा लगा। उन सब ने बोला कि एक्सपेरिमेंट बहुत बोरिंग था, क्योंकि एक्सपेरिमेंट सच में ही बहुत बोरिंग था। अब यहाँ क्या करा गया, उनके 2 ग्रुप बनाए गए और उनसे कहा गया कि चलो, हमने माना कि तुम्हें हमारा एक्सपेरिमेंट बहुत बोरिंग लगा, पर बाहर जो अगले ग्रुप वाले बच्चे हैं ना, जो अभी आने वाले हैं, उन सबसे तुम्हें कहना है कि तुम्हें उन सबसे झूठ बोलना है। उनसे बोलना कि एक्सपेरिमेंट तो बहुत ज्यादा मजेदार था। अब इसमें 2 ग्रुप में क्या है, एक ग्रुप को दिए गए $20 इसके लिए कि तुम झूठ बोलो और मैं तुम्हें $20 दूंगा। दूसरे ग्रुप को दिया गया सिर्फ $1। अब झूठ तो सबने ही बोला, पर इसमें क्या हुआ, कुछ हफ्तों बाद उन्हें वापस बुलाया गया और उनसे पूछा कि चलो, पैसों की बात तो खत्म हो गई, अब तुम सच सच बताओ कि क्या तुम्हें एक्सपेरिमेंट सच में अच्छा लगा था या सच में बोरिंग लगा था। तो जो $20 वाले थे, उन्होंने तो बोला हाँ हाँ, बोरिंग ही था। हमने तो $20 के लिए झूठ बोला था, $20 के लिए झूठ कौन नहीं बोलेगा, इतने पैसों के लिए तो कोई भी झूठ बोल देगा। पर $1 वालों ने कहा कि नहीं, एक्सपेरिमेंट तो सच में अच्छा था। अब पहले दिन उन्होंने कहा था कि एक्सपेरिमेंट बोरिंग है, अब एकदम से इसे अच्छा क्यों लगने लगा, तो वो देखते हैं। तो इनका हम देखते हैं कॉग्निशन, यानी इनका थॉट प्रोसेस क्या रहा होगा। तो इनिशियल कॉग्निशन जो इनका था वो ये था। पहला फैक्ट इन्हें पता है कि एक्सपेरिमेंट बोरिंग था, क्योंकि उन्हें सच में बोरिंग लगा था। दूसरा फैक्ट है कि इन्होंने जो बाहर बच्चे खड़े थे उनसे कहा कि एक्सपेरिमेंट अच्छा था, तो इनका बिहेवियर हो गया कि इन्होंने कहा कि एक्सपेरिमेंट इंटरेस्टिंग था, ये इन्होंने झूठ बोला। अब तीसरा फैक्ट है कि उन्होंने $1 के लिए झूठ बोला। अब ये $1 के लिए झूठ बोलना ना, ये डिसोरेंट पैदा कर रहा है, क्योंकि ये फिर सोचते हैं कि $1, हमने सिर्फ इतने से पैसों के लिए झूठ बोला, हम क्या भिखारी हैं? ऐसा कुछ इन्होंने सोचा होगा। तो इस बार एटीट्यूड चेंज हो गए। तो ये पहले तो ये चेंज हुआ, इनका एटीट्यूड वो कॉग्निशन था, वी लाइड ओनली फॉर $1, तो फिर इन्होंने चेंज कर किया कि हम $1 के लिए तो झूठ बोल ही नहीं सकते। अब इससे क्या हुआ, एक और फैक्ट था कि इन्होंने बाकी सबसे सच कहा था कि हमें इंटरेस्टिंग लगा, तो हमने इसका मतलब ये भी झूठ नहीं बोला, हमने सच कहा था, क्योंकि हम $1 के लिए तो झूठ बोल ही नहीं सकते। तो हो सकता है कि वो एक्सपेरिमेंट सच में ही अच्छा हो, इसलिए इन्हें एक्सपेरिमेंट सच में अच्छा लगने लगा। बढ़िया चीज है, अजीब सी चीज है, पर यही चीज है। अब यहाँ ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। जो $20 वाले थे वो अपने मजे में उन्होंने कहा एक्सपेरिमेंट बोरिंग था, सही है। हमने झूठ बोला कि वो इंटरेस्टिंग था, ये भी सही है। और हमने झूठ बोला $20 के लिए, ये भी सही है। $20 के लिए तो झूठ बोलना पड़ता है। तो इसमें कोई डिसीजन डिसीजन नहीं थी और इनका यही बना रहा। अब ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस और कॉग्निटिव कॉन्सोनेंस की थियरी हैं, ये आती हैं कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी नाम के टॉपिक में। ये क्या है कि 2 कंपोनेंट एस्पेक्ट या एलिमेंट्स एक एटीट्यूड या एटीट्यूड सिस्टम के, यानी एटीट्यूड के अंदर जो भी 2 थॉट्स अलग अलग हैं, या 2 या 3 3 से ज्यादा कुछ भी, वो लोग सेम डायरेक्शन में होने, वो सब सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। क्योंकि अगर वो इनकंसिस्टेंट है, अलग अलग डायरेक्शन में है, तो हमें मेंटल डिस्कम्फर्ट होता है। दिमाग में कुछ खटकता रहता है कि ये चीज सही नहीं बैठ रही, ये फिट नहीं बैठ रहा है यहाँ पे। तो हम उन्हें चेंज कर देते हैं लॉजिकल कंसिस्टेंसी की लाइन में। बस इसे कहते हैं कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी। अब ये एक और है, बिहेव, ये जो चेंज का प्रोसेस था उसी में आता है। 2 स्टेप कॉन्सेप्ट, यह है एक मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन में, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इसे अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ना। ये दिया था SM मोहसिन ने। इसमें क्या है, 2 स्टेप होते हैं। इससे पहले हम इसे समझते हैं अच्छे से कि वो याद है, एक बार रोनाल्डो ने कोल्ड ड्रिंक की बोतल साइड करके पानी की बोतल आगे कर दी थी, जिसकी वजह से कोल्ड ड्रिंक कंपनी के सेल्स गिर गई थी। तो हम कुछ सेलिब्रिटीज के साथ इतना ज़्यादा आइडेंटिफाई करने लगते हैं कि हम उनके बिहेवियर को कॉपी करने लगते हैं कि वो जो कोल्ड ड्रिंक ऐड करेंगे हम वो पिएंगे। अगर वो बोल दें कि नहीं नहीं हेल्दी खाना खाओ, तो हम हेल्दी खाना खाने लगेंगे। तो वही चीज़ है इसमें। इसमें 2 स्टेप होते हैं। पहला होता है आइडेंटिफिकेशन, द टारगेट। टारगेट है हम, जिसका बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो रहा है। और सोर्स होता है इन्फ्लुएंसर, यानी कि सेलिब्रिटी। द टारगेट आइडेंटिफाइज विद द सोर्स। इसमें टारगेट और सोर्स की डेफिनेशन भी आ जाती है। तो टारगेट इज द पर्सन हु इज गेटिंग इन्फ्लुएंस, या जिसका एटीट्यूड चेंज करना है। सोर्स इज द पर्सन हु इज इन्फ्लुएंसिंग द एटीट्यूड चेंज। आइडेंटिफिकेशन का मतलब है, अरे डिसलाइक क्यों कर दिया, लाइक करना या उसके बिहेवियर को कॉपी करना। तो टारगेट सोर्स के साथ आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफिकेशन होता है म्यूचुअल रिगार्ड एंड अट्रैक्शन, कि जो फैन है उसे भी अपने सेलिब्रिटी पसंद है, और जो सेलिब्रिटी है वो भी अपने फैंस को पसंद करता है। तो ये पहला प्रोसेस है आइडेंटिफिकेशन का।
इसके बाद दूसरा स्टेप है सोर्स शोज एटीट्यूड चेंज। जो सोर्स है, जो सेलिब्रिटी है, वो अपने एटीट्यूड को चेंज कर देता है। जैसे कि वो रोनाल्डो ने कोल्ड ड्रिंक की बॉटल हटा के पानी की बॉटल आगे रखी, तो वो एक तरह से बता रहा है कि पानी पियो, पानी पीना ज़्यादा अच्छी बात है। तो उसने एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के प्रति अपना बिहेवियर चेंज कर दिया कोल्ड ड्रिंक और पानी के प्रति। अब फिर क्या होगा, सोर्स ने दिखाया चेंज तो टारगेट उसे कॉपी करेगा, टारगेट उसे ऑब्जर्व करेगा और अपना बिहेवियर भी चेंज कर लेगा। ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग या इमिटेशन से चलता है। तो बुक में भी एग्जांपल था सेम कि सेलिब्रिटी पॉजिटिव फ्रेंड, उसने हेल्थ ड्रिंक प्रमोट करी, उसने चेंज कर ली। तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन, सेकंड स्टेप एक्चुअल चेंज। और इसमें ना एक अलग सा क्वेश्चन आ गया था कि आपके क्लास में बच्चे हैं, उन्हें आपको अच्छी चीज़ें सिखानी है, जैसे कि कचरा डस्टबिन में डालना चाहिए। तो आपको वो कैसे करना है? तो उसका एकमात्र सही आंसर है ये तरीका, टू स्टेप कॉन्सेप्ट, कि आपको पहले उन बच्चों से दोस्ती करनी है। उन्हें अपने उन्हें आइडेंटिफ़ाई कराना है कि वो आपको लाइक करने लगे, उनका दोस्त बनना है। उसके बाद आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना है और आपको कचरा डस्टबिन में डालना शुरू करना है। इसके बाद वो लोग भी आपको कॉपी करेंगे। तो ये एक क्वेश्चन आ गया था इससे। यार 1 घंटा हो गया, मुझे जल्दी खत्म करनी थी। जल्दी करते हैं अब, मैं एक्सप्लेन बहुत कम करूँगा अब। फैक्टर जैसे हमने पढ़ा था, फैक्टर्स का कोड है अस्मित। फैक्टर्स एटीट्यूड चेंज के फैक्टर्स, इसमें अलग-अलग चीज़ों की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इसे भी फॉर्मेशन के फैक्टर्स जो एफआरपीएम थे वो अलग हैं और ये अलग हैं। तो क्या-क्या चीज़ें हैं जो एटीट्यूड चेंज को इन्फ्लुएंस करती हैं? पहला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एक्जिस्टिंग एटीट्यूड, अस्मित के ए से। एटीट्यूड की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमारा जो पुराना एटीट्यूड था जो कि चेंज होने वाला है, उसकी वैलेंसी, अगर वो पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो वो ईज़ी होता है चेंज करना नेगेटिव से। जैसे अगर तुम किसी को पसंद करते हो, तो उसे धीरे-धीरे उससे हेट करना किसी की इन्फ्लुएंस से ज़्यादा आसान है। पर अगर तुम किसी को हेट करते हो, उसे धीरे-धीरे पसंद करना डिफ़िकल्ट होता है। यानी दिखा रहा है कि हम, या तो नेल्सन मंडेला का चैप्टर पढ़ा था 10th में कि लव इज़ इनबॉर्न, हेट्रेड इज़ लर्न्ड। पर साइकोलॉजी हमें थोड़ी उल्टी ही बात बताती है कि प्यार को कम करना ज़्यादा आसान चीज़ है और नफ़रत को बढ़ाना नहीं, नफ़रत को कम करना डिफ़िकल्ट चीज़ है। अगला पॉइंट, ई से एक्सट्रीम, जो ज़्यादा एक्सट्रीम होगा वो डिफ़िकल्ट होगा चेंज करना, सिंपल है। सिम्प्लिसिटी कॉम्प्लेक्सिटी, जो सिंपल होगा वो ईज़ी होगा, पर जो कॉम्प्लेक्स होगा वो डिफ़िकल्ट होगा चेंज करना। सेंट्रैलिटी, वही जो सेंट्रल है, जो ज़्यादा पावरफुल है, वो डिफ़िकल्ट होगा चेंज करना। तो एटीट्यूड कैरेक्टरिस्टिक्स में यही इसके फीचर्स लिखने हैं। और इसी में आ जाता है डायरेक्शन ऑफ एंड एक्सटेंट ऑफ चेंज। अब किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है वो भी इन्फ्लुएंस करता है। जैसे 2 तरह के चेंज होते हैं, कॉन्ग्रुएंट चेंज और इनकॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट सेम लाइन में, ये आसान होता है। जैसे कि तुमने ध्रुव राठी की वीडियो देखी मोदी जी के बारे में। अब अगर तुम पहले से एंटी बीजेपी हो, तो वो तुम्हारा कॉन्ग्रुएंट चेंज हो गया, वो होना ज़्यादा आसान है। पर अगर तुम प्रो बीजेपी हो, तो अगर कोई बीजेपी की बुराई कर रहा है, तो वो इनकॉन्ग्रुएंट चेंज हो गया, इसलिए वो चीज़ होना डिफ़िकल्ट है। अरे बहुत कन्फ्यूज़ चीज़ें हैं, वहाँ बोला नेगेटिव को चेंज करना आसान है, जो भी है, छोड़ो। तो कॉन्ग्रुएंट चेंज, सेम एज़ ओल्डर एटीट्यूड, जो तुम्हारा पुराना एटीट्यूड है, वही पॉज़िटिव था तो ज़्यादा पॉज़िटिव हो गया। जैसे किसी को तुम पसंद करते हो, उसकी तारीफ़ कर दी तो तुम और ज़्यादा पसंद करने लगे। या नेगेटिव था तो और ज़्यादा नेगेटिव हो गया। एग्ज़ाम्पल इसमें बुक में दे रखा है, जो कि तुम्हें एग्ज़ाम्पल बुक आंसर शीट में लिखना होगा, क्वेश्चन में आ सकता है कि किसी का वुमेन एम्पावरमेंट के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड है, उसे पसंद है फेमिनिज्म वगैरह की बातें, और उसने एक मैगजीन में आर्टिकल पढ़ा वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, और उसका एटीट्यूड और पॉजिटिव हो गया कि हाँ, वुमेन को एम्पावर होना चाहिए। इनकॉन्ग्रुएंट का एग्जांपल क्या हो जाएगा कि जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ चला जाता है और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ। जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट का सेम आर्टिकल पढ़ के उसी व्यक्ति को लगने लगे कि भाई इतनी ज़्यादा एम्पावर हो गई तो मेरी रोटी सब्जी कौन बनाएगा, घर का खाना कौन बनाएगा, बच्चों को कौन पालेगा, फैमिली का क्या होगा? तो वो एटीट्यूड तुम्हारा पहले तो पॉजिटिव था, पर तुमने आर्टिकल पढ़ने के बाद वो नेगेटिव बन गया। तो ये इनकॉन्ग्रुएंट चेंज हुआ। तो इसमें आंसर में क्या लिखना है सीधा-सीधा कि कॉन्ग्रुएंट चेंजेस आर ईज़ियर, बस। दूसरा तीसरा इसमें पार्ट होता है डायरेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन के अपोज़िट या उसके सेम। एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि हमें बचपन से कहा जाता है कि ब्रश करो अच्छी बात होती है। तो हमारा ब्रश करने के प्रति एटीट्यूड पॉजिटिव हो गया, सीधी-सी बात है। पर कभी-कभी क्या होता है कि बचपन में से डरा देते हैं कि तुम्हारे दाँत को तो चूहे ले जाएगा।
या तुम्हारे दाँत बड़े होके गिर जाएँगे। तो उससे क्या होता है कि हमें वो डर जो है वो अनरियलिस्टिक लगने लगता है और हम मतलब इतने पॉज़िटिव नहीं होते, हम इतने अच्छे से ब्रश नहीं करते हैं कि हमें लगता है यार ये लोग तो हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, इतनी भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता ब्रश करने से। तो ये हो गई अपोज़िट टू द इन्फॉर्मेशन। तुम्हें बोला ब्रश करो पर तुम ब्रश नहीं कर रहे, अपोज़िट चेंज हुआ। तो इससे हमें पता चलता है कि फ़ियर कन्विंसिंग होता है कभी-कभी, पर टू मच फ़ियर भी लेस कन्विंसिंग हो जाता है क्योंकि वो अनरियलिस्टिक लगने लगता है। बस ये बात थी। तो एटीट्यूड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्जिस्टिंग एटीट्यूड्स में लिखना है ये सब वीईएससी और कॉन्ग्रुएंट चेंज और डायरेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। टाइम नहीं है, 6 बज गए, जल्दी करते हैं। सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स 2 होती हैं, अट्रैक्टिवनेस और क्रेडिबिलिटी। अट्रैक्टिवनेस हम किसी को पसंद करते हैं जैसे कि सेलिब्रिटीज़ होते हैं। क्रेडिबिलिटी जिस पे हमें विश्वास हो। एग्ज़ाम्पल किसी को लैपटॉप खरीदना है तो बड़े लोग क्या होते हैं वो किसी बड़े से बात करते हैं कि वो उन पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। अब वो बड़ा या इंजीनियर भी उन्हें सेम फीचर्स बताएगा लैपटॉप के। पर जो स्कूल के बच्चे होते हैं वो अपने दोस्तों से बात करते हैं, इसका क्या कहते हैं, इसका रैम इतना है, इतना जीबी, इसके ग्राफिक कार्ड ये वाला लगा है। तो दोनों सेम चीज़ बता रहे हैं पर बच्चे जो हैं वो बच्चों पे ज़्यादा विश्वास करेंगे। इसलिए ये तो हो गई क्रेडिबिलिटी की बात। दूसरी बात हो गई अट्रैक्टिवनेस की। जो एड्स होती हैं वो सेलिब्रिटीज़ को यूज़ करती हैं क्योंकि वो अट्रैक्टिव फिगर्स होते हैं। तो ये हो गई सोर्स कैरेक्टरिस्टिक। सोर्स जहाँ से मैसेज आ रहा है एटीट्यूड चेंज करने का, वो सोर्स हो गया। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वो क्रेडिबल होना चाहिए और अट्रैक्टिव होना चाहिए। अब मैसेज कैरेक्टरिस्टिक्स इसका कोड था अम्मा। देखेंगे क्या है। मैसेज की डेफिनेशन है इन्फॉर्मेशन दैट इज़ प्रेजेंटेड टू ब्रिंग एटीट्यूड चेंज। मैसेज होती है इन्फॉर्मेशन। ए से है अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। जैसे हमने इसमें देखा था ना ब्रश वाले एग्जांपल में कि अमाउंट बस जस्ट इनफ होना चाहिए। हाँ, तुम बोल दो कि ब्रश करना अच्छी आदत है, मैं ब्रश करने लगूँगा। पर कभी-कभी कुछ ज़्यादा ही हो जाती है, तो एटीट्यूड इतना चेंज नहीं होता। भई ज़्यादा ही डरा दिया तो हम विश्वास नहीं करते। या बहुत ही कम होता है तो ज़्यादा फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। दूसरे ए से है अपील। अपील रैशनल हो सकती है, इमोशनल हो सकती है। रैशनल यानी लॉजिक के बारे में, जैसे कि वही प्रेशर कुकर की एड बुक में एग्जांपल दिया था कि प्रेशर कुकर की रैशनल अपील हो जाएगी लॉजिकल, कि सिर्फ तुम्हारे गैस का खर्चा बचेगा, तुम्हारे चूल्हे का खर्चा बचेगा, इसलिए तुम्हें फ़ायदेमंद होगा, तो ये रैशनल अपील हो गई। इमोशनल अपील हो गई कि जैसे ऐड आती है ना कि बच्चों को खिलाइए शुद्ध सरसों का तेल, बनाइए इन मसालों से शुद्ध माँ के हाथ का खाना, केयर कीजिए अपनी फैमिली की। तो ये इमोशनल अपील हो गई कि इसमें न्यूट्रिशन होगा, इसमें फैमिली केयर हो गई। तो अपील 2 तरह की होती है, रैशनल और इमोशनल। तो टॉपिक वाइज़ इन सब पे भी असर पड़ता है। जैसे खाने की ऐड हो तो उसमें इमोशनल ही होगा, और किसी और चीज़ की ऐड हो जिसके आपको फीचर्स बताने हो तो वो रैशनल अपील हो जाती है। अब इसमें ये होता है मोटिव्स। मोटिव्स का मतलब है कि हम एटीट्यूड चेंज करें तो क्यों करें, उससे हमें फ़ायदे क्या हैं? एग्ज़ाम्पल, अमूल दूध पीता है इंडिया, पढ़ता है, खेलता है, दौड़ता, उछलता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। तो इन्होंने दूध पीने के इतने सारे फायदे बता दिए कि इंडिया आगे बढ़ेगा इससे। तुम पढ़ोगे, तुम खेलोगे, तुम उछलोगे, तुम कूदोगे, तो एनर्जेटिक बनोगे, सक्सेसफुल बनोगे, हेल्दी बनोगे। तो ये सब आते हैं मोटिव्स। इन्फॉर्मेशन में हमें मोटिव क्या दे रहे हैं वो, ये बेनिफिट क्या दे रहे हैं। चौथा हो जाता है मोड ऑफ स्प्रेडिंग इन्फॉर्मेशन या कम्युनिकेशन। तो अगर फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है इनडायरेक्ट से, जैसे कि लेटर्स या मास मीडिया। जैसे कि बुक में एग्जांपल दिया था कि हमें कैंपेन करना है। कैंपेन क्या, ओआरएस का कैंपेन होता है ना, पोलियो पोलियो वाले एक अवेयरनेस ड्राइव चली थी। तो उसमें जो वर्कर्स होते थे वो घर घर जाके लोगों को समझाते थे। अगर लोग सिर्फ टीवी पे ऐड देखे या रेडियो चला के बैठ जाए गाँव के, तो वो इतना ज़्यादा इससे प्रभावित नहीं होंगे। पर कोई सामने आके उन्हें इस चीज़ के फायदे बताएगा कि वैक्सीनेशन कराओ, बीमारी हो तो ओआरएस लो, डॉक्टर के पास जाओ, तो उन गाँव के लोगों के पे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। आजकल पर ये चीज़ कम हो रही है क्योंकि टीवी और इंटरनेट इस सब को रिप्लेस कर रहे हैं, पर वो भी फेस टू फेस के को रिप्लेस नहीं कर सकते, पर उससे क्लोज़ पहुँच सकते हैं। या ठीक है। अब अगला है टारगेट कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज़ ऑफ टारगेट पर्सन। जो टारगेट यानी कि तुम जिसका एटीट्यूड मुझे मैनिपुलेट करना है, उसकी क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पेप्सी, पर्सुएबिलिटी, पी से पर्सुएबिलिटी। तुम्हें मैं कितना पर्सुएट कर सकता हूँ। अगर तुम ओपन हो, तुम बहुत फ्लेक्सिबल हो, बहुत खुले इंसान हो, सबकी बात मान लेते हो,
तो मैं तुम्हें ईज़िली मैनिपुलेट कर सकता हूँ या तुम्हारा एटीट्यूड चेंज कर सकता हूँ। मेरा फ़ायदा हो गया ना। अगर तुम पर्सुएबल नहीं हो तो मैं नहीं कर सकता भाई। अब प्रेजुडाइज़, अगर तुम्हारी प्रेजुडाइज़ेज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि तुम्हारे अंदर जो धारणाएँ बनी हुई हैं, बिलीफ्स में हैं, तुम्हारे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो मैं तुम्हें ईज़िली इन्फ्लुएंस या मैनिपुलेट नहीं कर सकता। और अगर तुम प्रेजुडाइज़ नहीं हो तो तुम हो सकता है कि मेरी बात मानो और अपना एटीट्यूड चेंज कर लो। अब पीपीएस, एस से है सेल्फ एस्टीम। कुछ लोग होते हैं जो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, उनका सेल्फ एस्टीम हाई होता है, वो अपने में विश्वास रखते हैं कि मैं जो सोचता हूँ वो सही है। उनका एटीट्यूड चेंज करना आसान नहीं होता। पर कुछ लोग होते हैं उनका कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है, वो खुद में इतना विश्वास नहीं करते, उन्हें लगता है कि सामने वाला ही ज़्यादा होशियार है, तो वो ईजिली सबकी बातों में आ जाते हैं। तो इसलिए लो सेल्फ एस्टीम वालों का एटीट्यूड चेंज करना ईजी होता है। इंटेलिजेंस, ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग अपना एटीट्यूड कम चेंज करते हैं, और जो कम इंटेलिजेंस वाले लोग होते हैं वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, सिंपल सी बात है। तो पर इसमें एक ट्विस्ट है कि जो मोर इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना, वो अपना एटीट्यूड चेंज तो कम करते हैं, पर जब चेंज करते हैं, तो वो किसी की बातों में आके सिर्फ नहीं करते, वो अपनी थिंकिंग और डेटा और इन्फॉर्मेशन को देख के करते हैं। टारगेट कैरेक्टरिस्टिक्स पेप्सी, पीपीएसआई, परसेबिलिटी, प्रेजुडाइज, सेल्फ एस्टीम और इंटेलिजेंस। अगला टॉपिक है एटीट्यूड बिहेवियर की रिलेशनशिप। ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन में से एक है, बहुत बार आ जाता है, और अक्सर इसके हमारे पास पॉइंट्स फॉर्म नहीं होते। तो पॉइंट वाइज देखते हैं। हमने शुरू में कहा था कि बिहेवियर एटीट्यूड को कॉपी कब करेंगे, जब वो कॉपी करेंगे। तो एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स आर कंसिस्टेंट व्हेन सी से सेंट्रल, जो एटीट्यूड है वो स्ट्रॉन्ग या सेंट्रल है, यानी हमारे एटीट्यूड सिस्टम में उसकी वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट एटीट्यूड है, तो चांसेस हैं कि हम उसकी तरह से बिहेव भी करने लगेंगे। अवेयर, अवेयरनेस, हमें अपने एटीट्यूड के फ़ायदे और उसके बारे में सब कुछ पता है कि हमारा एटीट्यूड क्यों फ़ॉर्म हुआ, क्या पर्पज़ है इसका। हम अपने एटीट्यूड के बारे में अवेयर हैं, या हम कह सकते हैं कि बहुत एटीट्यूड हमारे होते हैं जो जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता। तो ऐसे एटीट्यूड जिनके बारे में हमें अच्छे से कॉन्शियसली पता है कि हाँ, मैं ऐसा मानता हूँ, मेरे ऐसे बिलीफ हैं। तो वो अवेयरनेस ऑफ एटीट्यूड हो गई, तो भी वो बिहेवियर में झलक सकता है। डब्ल्यू से है वॉच्ड, अगर कोई हमें देख नहीं रहा है या हमें कोई जज नहीं कर रहा है, तो हम अपना असली एटीट्यूड के हिसाब से बिहेवियर करते हैं। एग्जाम्पल देखो, तुम बड़े हो चुके हो पर तुम्हें डोरेमोन देखना पसंद है, ठीक है। अब तुम अगर किसी और के सामने डोरेमोन देखोगे तो हो सकता है लोग तुम्हें चिढ़ाएं, तुम्हारे दोस्त चिढ़ाएं, अरे इतना बड़ा होके कार्टून देखता है। पर इसलिए तुम अपना एटीट्यूड बिहेवियर में एक्सप्रेस तब करोगे, डोरेमोन तब देखोगे, बिल्कुल जब तुम अकेले बैठे हुए हो, जब तुम्हें कोई देख ना रहा हो, यू आर नॉट बीइंग वॉच्ड, ठीक है। पी से है प्रेशर, तुम्हारे पास कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है। देखो ऐसा कभी कभी होता है, बहुत बार होता है बचपन में तो, कि तुम्हें पता है कि तुम्हें पढ़ाई करनी है, तुम्हारे पेपर आने वाले हैं, पर और तुम पढ़ाई करने जा ही रहे हो, तभी मम्मा ने डांट दिया कि पढ़ाई लिखाई करता नहीं, जल्दी पढ़ाई करने जा। अब तुम्हारे पास तुम्हारा एटीट्यूड तो पॉजिटिव था, पर उस पर एक्सटर्नल प्रेशर आ गया जो कि तुम्हें पसंद नहीं आया, तो तुमने कहा मैं तो जा ही रहा था, अब डांटोगी ना तो नहीं जाऊंगा बिल्कुल मैं। जिद वाली बात हो गई। इसलिए जब एक्सटर्नल प्रेशर होता है, तब हम अपने एटीट्यूड को बिहेवियर में एक्सप्रेस नहीं करते। अब दूसरे पी से है पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस, जब हमें लगता है कि हमारे एटीट्यूड को बिहेवियर में लाने के कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे होंगे, जैसे कि पढ़ाई करने से मेरे नंबर बढ़ जाएंगे, तो फिर मैं वो बिहेवियर करूंगा, मैं पढ़ने जाऊंगा। तो कॉपी, CAWPP या फिर CAWPE भी कर सकते हो, ई से एक्सटर्नल कर लेना। कंसिस्टेंट व्हेन सेंट्रल, अवेयर, नॉट बीइंग वॉच्ड, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस, नो एक्सटर्नल प्रेशर। अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बिहेवियर एटीट्यूड को फॉलो करेगा, जैसा कि हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में देखा था, पर ऐसा हमेशा नहीं होता, कभी कभी उल्टा भी हो सकता है। जैसे हम एक दो एक्सपेरिमेंट देखेंगे। पहला है रिचार्ड ला पियरे का एक्सपेरिमेंट। रिचार्ड ला पियरे एक अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने एक चाइनीज कपल को बोला कि आप अमेरिका में घूमिए और उनके होटल्स में रुकिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए। तो होटल सब सब होटल्स ने इनको अलाउ कर दिया रुकना, और बड़े अच्छे से इनकी खातिरदारी हुई होटलों में, इनके साथ नॉर्मल लोगों जैसा बिहेवियर करा गया। तो यहाँ देखा हमने कि बिहेवियर इनका पॉजिटिव है, ये हमें यहाँ से पता चल गया होटल ओनर्स का। अब इसके बाद होटल ओनर्स को एक
क्वेश्चनर भेजा गया साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, जिसमें उन्होंने पूछा कि क्या आप चाइनीज लोगों को अपने होटल्स में रुकना अलाउ करेंगे? तो उन्होंने बोला नहीं, क्योंकि उनकी बहुत प्रेजुडाइसेस थी चाइनीज के अगेंस्ट। उन्हें लगता था कि चाइनीज लोग अच्छे नहीं होते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम किसी चाइनीज को अपने होटल में रुकने भी नहीं दे सकते। पर वो लोग तो रुक चुके थे ना, तो यहाँ उनका एटीट्यूड नेगेटिव है, पर पॉजिटिव बिहेवियर तो वो दिखा चुके हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि बिहेवियर और एटीट्यूड इनकंसिस्टेंट हो सकते हैं। दूसरा एक्सपेरिमेंट वही हमारा $20 वाला एक्सपेरिमेंट फेस्टिंगर और कार्ल स्मिथ का। इसमें हमें पता चलता है कि कभी-कभी बिहेवियर भी एटीट्यूड को डिसाइड कर देता है, यानी कि पहले बिहेवियर आएगा और उसके बाद एटीट्यूड चेंज होगा। जैसे कि उनका बिहेवियर था कि उन्होंने $1 के लिए झूठ बोला कि हमें एक्सपेरिमेंट इंटरेस्टिंग लगा, पर क्योंकि इन्होंने कहा कि इंटरेस्टिंग लगा, उसके बाद उन्होंने अपनी कॉग्निटिव डिसोनेंस जो भी हमने पढ़ी थी उसको चेंज करके कहा कि नहीं, हमें सच में एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा, तो उनका एटीट्यूड चेंज हो गया। तो ये हमें लिखना था सब कुछ एटीट्यूड बिहेवियर रिलेशनशिप के आंसर में। कंसिस्टेंट के हमारे पास है 5 पॉइंट, वो लिखने हैं और साथ में हमें 2 एक्सपेरिमेंट ज़रूर लिखने हैं। अगला देखते हैं, प्रेजुडाइस एंड डिस्क्रिमिनेशन। प्रेजुडाइस का मतलब होता है पूर्वाग्रह, यानी सिचुएशन से पहले ही हम कोई डिसीजंस बना लेते हैं। प्रेजुडाइस की डेफिनेशन देखते हैं। Prejudice is an attitude towards particular group, usually negative, which is based on stereotypes. Definition: attitude towards a group usually negative based on stereotypes. तो प्रेजुडाइस एक एटीट्यूड ही होता है, पर एक स्पेसिफिक टाइप का एटीट्यूड होता है जो कि एक ग्रुप या फिर आउट ग्रुप के प्रति दिखाया जाता है, और ये नेगेटिव होता है। जैसे हमारी दूसरे कम्युनिटीज के बारे में पहले से बनी हुई कुछ धारणाएं। अनवेरिफाइड नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स अ ग्रुप बेस्ड ऑन स्टीरियोटाइप्स। अब स्टीरियोटाइप्स होते हैं, जैसे हमने देखा था ना, ये एटीट्यूड होता है, उसके भी एबीसी कंपोनेंट जरूरी हैं। स्टीरियोटाइप्स होते हैं इसके कॉग्निटिव कंपोनेंट्स। तो स्टीरियोटाइप्स आर अ क्लस्टर ऑफ आइडियाज अबाउट अ पार्टी और बिलीव्स अबाउट अ पार्टिकुलर ग्रुप, और ये एट्रीब्यूट कर देते हैं हम ग्रुप के सारे लोगों पे। जैसे कि किसी ग्रुप, किसी कास्ट, रिलीजन के बारे में हमारे मन में बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स होते हैं। अब हम ये सोचते हैं कि उस कम्युनिटी के सारे लोगों में हमें यही फीचर्स देखने को मिलेंगे, सब के सब एक जैसे हैं, ऐसे कहते हैं ना कि सब एक हैं। तो वी असाइन देम टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। हमें लगता है कि सब लोगों में सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, और ये यूजुअली नेगेटिव होते हैं, ये बुराई करने वाले होते हैं या नफरत फैलाने वाले होते हैं। तो स्टीरियोटाइप टाइप पे 1-2 नंबर क्वेश्चन आ सकता है, तो क्लस्टर ऑफ आइडियाज, यूजुअली नेगेटिव, ये सब लिखना है। अब देखते हैं अफेक्टिव कंपोनेंट। अफेक्टिव कंपोनेंट प्रेजुडाइज के होते हैं डिसलाइक या हेटरेट, दूसरी कम्युनिटी से दुश्मनी मान लेना या नफरत करना। बिहेवियरल कंपोनेंट होता है डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव करना। लेस पॉजिटिव बिहेवियर एंड फेवर अनदर ग्रुप, तो अपने ग्रुप को तो फेवर कर रहे हैं और बाकी ग्रुपों को भी फेवर कर रहे हैं, पर जो हमारा टारगेट आउट ग्रुप है ना, जिससे हमने बिना बात दुश्मनी मोल ली है, उसके प्रति हम नेगेटिव हो जाते हैं। एग्जाम्पल, तो अगर पेपर में क्वेश्चन आएगा, देखो हेडिंग यही देगी, प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन, उसमें हमें ये 6-7-8 पॉइंट सारे के सारे लिखने, एक भी नहीं छोड़ना वाला नंबर कट सकता है। तो प्रेजुडाइज डिस्क्रिमिनेशन दोनों बराबर की बातें हैं। एग्जाम्पल, डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम्पल है ये, नाजीज और ज्यूस। नाजीज ने ज्यूस को मारा था, हॉलोकास्ट सबने पढ़ी है, 10th में पढ़ी थी। तो यहाँ देखो प्रेजुडाइज, यहाँ के सब कंपोनेंट समझते हैं। पहले तो उन्होंने स्टीरियोटाइप बना लिया ज्यूस के लिए कि ये लोग ईमानदार नहीं होते और हमारी सारी दिक्कतें ज्यूस की वजह से ही हैं। और एक बहुत अजीब था कि क्रिश्चियनिटी के और ज्यूस के जो कॉन्फ्लिक्ट थे उसके बारे में बहुत सारे प्रेजुडाइज थे। तो इस धीरे धीरे हमने देखा था 10th क्लास में, एक पूरा टेबल बना था एनसीईआरटी में कि नाजीज के स्टेप्स थे कि पहले हेटरेट करो, उसके बाद उन्हें बॉयकॉट करो, उसके बाद सोसाइटी से निकालो, उसके बाद मारना शुरू कर दो। तो डिस्क्रिमिनेशन फाइनली उन रिजल्ट हुआ उनकी मास किलिंग्स में, लगभग 60 लाख ज्यूज मारे गए थे। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रेजुडाइज कैन एग्जिस्ट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। हो सकता है कि हमारे मन में किसी कम्युनिटी के प्रति नेगेटिव थॉट्स हों, पर हम उसे बिहेवियर में नहीं लाते हैं, हम भेदभाव नहीं करते हैं ना, हम समाज में बराबरी बनाए रखते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि डिस्क्रिमिनेशन कैन आल्सो एग्जिस्ट विदाउट प्रेजुडाइज। हो सकता है कि हम मन में सोचते हैं कि यार सब बराबर होते हैं, सबको तो भगवान ने ही बनाया है, सब अच्छे होते हैं, पर हम बिहेवियर में भेदभाव करते हैं। तो
दोनों स्थिति में कॉन्फ्लिक्ट्स होना पक्का है। डिस्क्रिमिनेशन प्रेजुडाइज में सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे क्योंकि दो कम्युनिटीज के बीच में झगड़ा हो रहा है। पर ज़्यादातर प्रेजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन साथ-साथ ही होते हैं, ऐसे अलग-अलग वाइस वर्सा करके नहीं होते। हो सकते हैं पर यूजुअली टुगेदर होते हैं। अगला पॉइंट हो गया ये। अब एग्ज़ाम्पल एक और दे दो जैसे कि जेंडर के बारे में प्रेजुडाइज होते हैं, है ना? कि सबसे बड़ा तो यही कि मेल्स और फीमेल्स के डिस्टिंक्शंस, कौन क्या काम करेगा और ये जो ड्राइविंग का चलता है कि फीमेल ड्राइवर्स अच्छे नहीं होते, ये एक तरह का प्रेजुडाइज हो गया। और ऑर्गेनाइज कुछ कंपनीज़ वगैरह में मेल्स को फ़ेवर करा जाता है पोस्ट के लिए, हायर पोस्ट के लिए, तो वो भी डिस्क्रिमिनेशन हो गई। ऐसे ही रिलीजन में भी प्रेजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, उसके एग्ज़ाम्पल हैं, पता है मैं कुछ बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा। कम्युनिटी, कास्ट, इलनेस, इलनेस का एग्ज़ाम्पल समझो या फिज़िकल हैंडीकैप। अब फिजिकल हैंडीकैप कुछ लोग होते हैं, तो हमें पता है कि यार इनकी थोड़ी कोई गलती है और कुछ गलत बात भी नहीं है उसमें, है ना? तो हम प्रेजुडाइज़ तो बिल्कुल नहीं है। पर बिहेवियर में कभी-कभी क्या करते हैं कि हम हो सकता है उनसे कम बात करें, उनसे कम इंटरैक्ट करें और वो लोग अकेला-अकेला फ़ील करते हैं। तो वो एक एग्ज़ाम्पल हो गया, अगर लिखना चाहो लिख सकते हो कि प्रेजुडाइज़ की डिस्क्रिमिनेशन बिना प्रेजुडाइज़ के भी हो सकती है। ऐसी बीमारी एड्स जिसके बारे में लोग खुल के बातें नहीं करते हैं। आहा! अगला है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन जो क्या लिखा है डिस्क्रिमिनेशन बिहेवियर जो है वो लॉ के द्वारा कर्ब किया जा सकता है। जैसे कि हमारे संविधान में इक्वालिटी ऑफ रिलीजन है, अनटचेबिलिटी अबॉलिश्ड है और रिजर्वेशन की पॉलिसीज हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन को लॉ से कर्ब किया जा सकता है। पर जो कॉग्निटिव और कॉग्निटिव और इमोशनल कंपोनेंट्स हैं उन्हें बदलना डिफिकल्ट है। जो लोगों के दिमाग में बैठी हुई चीज़ें हैं ना, धारणाएँ हैं जो बहुत सालों से चलती आ रही हैं, वो चीज़ें चेंज करना डिफ़िकल्ट है। तो ये आखिरी पॉइंट हो गया। तो ऐसे हमारे 8 पॉइंट बन गए देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन्हें अच्छे से एग्ज़ाम में लिख देना। अब ये हमारी इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। ये ना चैप्टर जो है आधे पेजेज़ का था बाकी कंपैरिज़न में। मुझे लगा मैं इसकी 1 घंटे की वीडियो बना दूँगा पर इसमें भी 1.5 घंटा लग ही गया। अफ़सोस, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। सोर्सेज़ ऑफ प्रेजुडाइज़ जैसे हम एटीट्यूड सीखते हैं, वैसे ही हम प्रेजुडाइसेज़ भी सीखते हैं। अपने आप तो कहीं से दिमाग में आ नहीं जाती हमारे, बचपन से ये सब हमारे दिमाग में भरा जाता है लोगों के द्वारा। तो लक्ष्य LKSSS, एल से देखते हैं लर्निंग। लर्निंग ये सिंपल एटीट्यूड ही है, एटीट्यूड वाली चीज़ें हैं। तो अरमानी वाले तरीके से एसोसिएशन, रिवॉर्ड पनिशमेंट, मॉडलिंग, नॉर्म्स, इन्फॉर्मेशन एक्सपोज़र और एफआरपीएम से फैमिली, रेफरेंस ग्रुप्स। सर रेफरेंस ग्रुप से तो बहुत ही ज़्यादा सीखोगे और कुछ सीखोगे नहीं रेफरेंस ग्रुप से तो प्रेजुडाइज़ के अलावा। पी से क्या था पर्सनल एक्सपीरियंस, एम से मॉडलिंग, मॉडलिंग नहीं क्या था मीडिया के ज़रिए भी सीख सकते हैं। अब इन सब से प्रेजुडाइज़ सीख के बन जाती है प्रेजुडाइज़ पर्सनैलिटी। जिसे कहते हैं कि इसके दिमाग में बचपन से ही नफरत भरी गई है। उन लोगों की होती है प्रेजुडाइज पर्सनैलिटी। इनमें लो एडजस्टमेंट कैपेसिटी होती है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंट होते हैं। कोई भी इनकी बात को काटे तो ये तुरंत भड़क जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। एंजाइटी और हॉस्टिलिटी होती है आउट ग्रुप के प्रति, तो जो इन्होंने दुश्मन कम्युनिटी बना रखी है अपनी, उसके प्रति ये हॉस्टाइल होते हैं, बहुत ज़्यादा ही एग्रेसिव होते हैं, दुश्मनी मान लेते हैं और उनसे इंटरैक्ट करने में एंजाइटी दिखाते हैं, ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं करते, दूर रहते हैं उन लोगों से। तो लर्निंग हो गई है। अब के से है, हाँ, बाद में देखेंगे, के से है कर्नल ऑफ ट्रुथ, सच्चाई का एक दाना। इसमें क्या होता है कि क्योंकि बाकी सब लोग एक स्टीरियोटाइप को प्रमोट करते हैं, तो हम सोचते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो होगी ना। इतने करोड़ों लोग झूठ थोड़ी बोल रहे हैं कि ये वाली कम्युनिटी के लोग गंदे होते हैं। हो सकता है कोई ना कोई सच्चाई इसमें होगी, तो शायद हमें इन लोगों से दूर ही रहना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि फ्यू एग्जांपल इन सब की ना की टर्म समझो, क्योंकि केस स्टडी वगैरह में आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत कंफ्यूजिंग चीजें आ जाती हैं। तो की टर्म्स लर्निंग का तो सिंपल है, सीख की होती है। कर्नल ऑफ ट्रुथ की टर्म है फ्यू एग्जांपल। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जैसे अभी एक न्यूज में ना ट्रेंड चल गया है कि औरतें कैसे अपने नए नए पतियों की हत्या कर रही हैं। अब इसमें 5-6 ऐसे केस आए हैं, पर इसकी वजह से लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं कि डाउरी डेथ्स और डोमेस्टिक वायलेंस के केस तो इससे मतलब हज़ारों गुना ज़्यादा होते हैं। तब भी लोग बस इसी को ट्रेंड बढ़ा रहे हैं कि औरतें पतियों की हत्या कर रही हैं। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है कर्नल ऑफ ट्रुथ, जिसमें हम एक बहुत
छोटे से एग्जांपल्स के सेट से ओवर जनरलाइजेशन कर लेते हैं। उन्हें 2 एग्जांपल है, उन्हें तुमने सब पे अप्लाई कर दिया। तो ये हो गया कर्नल ऑफ ट्रुथ कॉन्सेप्ट। अब एस से देखते हैं, पहला एस है स्ट्रॉन्ग सोशल आइडेंटिटी एंड इन ग्रुप बायस। तो स्ट्रॉन्ग सोशल आइडेंटिटी, हम जो अपना अब हमारा इन ग्रुप है ना, उसके प्रति हम कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीमली पॉजिटिव हैं, जिसे कहते हैं कट्टर बनना। तो अगर आप अपने कम्युनिटी के प्रति बहुत ज्यादा कट्टर हैं, तो वो रिफ्लेक्ट होगा कि आप दूसरी कम्युनिटीज के प्रति बहुत ज्यादा नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं। तो पॉजिटिव टू ओन ग्रुप बट वेरी नेगेटिव टू अदर ग्रुप, इसे ही कहते हैं इन ग्रुप बायस। आप बायस करने लगते हैं और आपकी सोशल आइडेंटिटी, आपकी पर्सनल आइडेंटिटी से ज्यादा कि हम इंसान हैं, सब इंसान बराबर हैं, इससे ज्यादा जो ग्रुप है वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, स्ट्रांग सोशल आइडेंटिटी। स्केप गोटिंग बलि का बकरा बनाना। ठीक है, तो जो मेजोरिटी कम्युनिटी होती है वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स के लिए माइनॉरिटी को ब्लेम करने लगती है। दे एक्सप्रेस their frustration in the form of prejudice against the weaker group। पर जो माइनॉरिटी होती है वो वीक होती है, तो वो खुद को डिफेंड नहीं कर पाती और वो आउट ग्रुप बन जाती है। जैसे कि नाजी जर्मनी में ज्यूज के साथ क्या हुआ था, नाजीज ने कहा कि जर्मनी में जितनी भी दिक्कतें हैं वो सब ज्यूज की वजह से हैं, इसलिए ज्यूज को मारो। तो उन ज्यूज को पे सारी प्रॉब्लम्स का ब्लेम डाल दिया गया, जिसकी वजह से हमने पढ़ा क्या हुआ था। अगला है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। तो प्रोफेसी का मतलब भविष्यवाणी। तो जो टारगेट ग्रुप या आउट ग्रुप है, माइनॉरिटी है, वो खुद ही प्रोफेसी को फुलफिल कर देती है। वो जो प्रेजुडाइज है अपने बिहेवियर से, उसे खुद ही जस्टिफाई कर देती है। एग्जाम्पल, इंडिया में एक कम्युनिटी है जिसको हम नहीं पंचर वाला कह के उनके लिए स्टीरियोटाइप बनाए गए हैं कि ये लोग पंचर वाले होते हैं। पर हम देखते हैं कि बहुत सारे जो पंचर शॉप्स होती हैं वो उसी कम्युनिटी के लोगों की होती हैं। तो ये एक एग्जांपल हो गया सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का। अब ये मैंने आपको बस एकदम क्लियरली सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए एग्जांपल दिया है, ऐसा पेपर में मत लिखना। पेपर में ये एग्जांपल लिखना है कि कुछ माइनॉरिटी कम्युनिटी वाले लोगों को डिपेंडेंट माना जाता है कि ये लोग तो कभी ऊपर उठते ही नहीं है, इन्हें तो हमेशा गरीब ही रहना है। पर वो लोग सच में भी गरीब होते हैं, तो वो एक तरह से उसी तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो वो प्रेजुडाइज को सपोर्ट ही कर रहे हैं अपने बिहेवियर से। तो सोर्सेस ऑफ प्रेजुडाइज, लक्ष्य, लर्निंग, स्ट्रॉन्ग सोशल आइडेंटिटी, कर्नल ऑफ ट्रुथ, स्केपगोटिंग, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। अब लास्ट टॉपिक है हैंडलिंग प्रेजुडाइसेस की स्ट्रेटजीज, प्रेजुडाइसेस को कैसे कम करा जाए। तो हमने कॉजेज और सोर्सेज तो समझ लिए इसके, अब देखते हैं चेंज कैसे करें इन्हें। तो ये स्ट्रेटजीज हैं, इनका एम होना चाहिए, देखो एम, एम यानी कि हम एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है हमारा, कि हमें स्ट्रेटजीज से क्या चेंजेस लाने हैं। तो इसका आंसर है मैसी, MCSIEII। एम से है मिनिमम लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। हमें क्योंकि देखा कि हम बहुत सारे प्रेजुडाइसेस लर्न करते हैं, तो हमें लर्निंग अपॉर्चुनिटीज सबसे कम कर देनी है। जैसे कि सोशल मीडिया से हेट कंटेंट हटा दो और इस तरह की चीजें करनी है, ताकि हम ये हेटेड वाली बातें कभी देखें ही ना इन्हें, हमारे माइंड में ये सब आए ही ना। तो मिनिमाइज लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। सी से है चेंज एटीट्यूड। अब हमारा जो एटीट्यूड है वो चेंज हो जाए, ये एम है, वही एम है, मेन तो एम यही है। और एस से है डिस्करेज सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी इन विक्टिम्स। जो माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं उनको अपनी स्थिति सुधारने के लिए एनकरेज करो, ताकि वो लोग अपने प्रेजुडाइसेस को खुद ही जस्टिफाई ना करने लगे। तो ये हो गया डिस्करेज सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। अब आई से है इन ग्रुप आइडेंटिटी। हमें इन ग्रुप आइडेंटिटी को कम करना है। अब ये नैरो, नैरो का मतलब है कि हमने एक बहुत नैरो छोटी सी हमारी आइडेंटिटी बना रखी है कि ये लोग हमारे लोग हैं, बाकी सब हमारे दुश्मन हैं। तो ऐसा नहीं करना, सब लोग हमें एक तरह से ह्यूमनिज्म और यूनिवर्सल ब्रदरहुड वगैरह फैलाना है। तो डी एम्फसाइज नैरो इन ग्रुप आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी को ही कम कर दो। MCSI। अब मेथड्स हैं EII। ई से है एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। मेथड्स का मतलब ये जो एम है हम इनसे फुलफिल कैसे करेंगे, प्रोसेस क्या होगा इस सबको। तो एजुकेशन, अवेयरनेस, इंफॉर्मेशन बढ़ानी है, जिससे कि आप स्टीरियोटाइप्स को करेक्ट करोगे। जो समाज में गलत धारणाएं बनी हुई हैं उनको आपको एक तरह से फैक्ट चेक, मिथ बस्टर, इस टाइप की जो वीडियोस बनाते हैं ना लोग, वो ये काम करते हैं।
करेक्टिंग स्टीरियोटाइप्स। इससे इन ग्रुप बायस भी कम होता है, वही डिस्क्रिमिनेशन कम होती है। और सोशल आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग भी कम होती है, देखेंगे आगे कैसे। आई से है इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट। जो कम्युनिटीज़ के लोग हैं, उनका आपस में कॉन्टैक्ट बढ़ा दो। जैसे कि मैंने कहीं देखा था कि कोई देश है, शायद सिंगापुर, उसमें किसी शहर में एक ऐसी सोसाइटी बनाई है जहाँ पे कंपल्सरी है कि आस-पास के जो नेबर्स हैं वो अलग-अलग रिलीजन से होने चाहिए। वो ऐसे ही प्लान्ड है पूरी जगह। उससे क्या होगा, लोग आपस में इंटरेक्शन बढ़ेगा तो झगड़े कम होंगे। वो लोग एक-दूसरे को ज़्यादा अच्छे से जान पाएँगे और सोचेंगे यार ये भी तो इंसान ही है। तो इससे कम्युनिकेशन, ट्रस्ट और पॉजिटिव क्वालिटीज़ बढ़ती हैं। पर ये तभी इफ़ेक्टिव होगा जब सीसीपी कोऑपरेटिव मीटिंग होगी। मतलब दंगों में इनका कन्फ्रंटेशन नहीं कराना, कोऑपरेटिव नेगोशिएशन समझौते में कराना है। कि साथ मिलके आओ हम देश को आगे बढ़ाते हैं। इस तरह की बातें। कोऑपरेटिव मीटिंग। सी से क्लोज़ इंटरैक्शन। बहुत मतलब कम्युनिटी के लोग बहुत क्लोज़ली एक-दूसरे से खुल के बात करें। और पी से पावर एंड स्टेटस। पर ये तभी इफ़ेक्टिव होगा जब दोनों कम्युनिटीज़ सोशल इकोनॉमिक लेवल में सेम फुटिंग पे हैं। अब कोई बहुत गरीब कम्युनिटी है, कोई बहुत अमीर है, तो इनके बीच में बहुत डिफ़रेंस है, तो बातें अच्छे से नहीं हो सकती, पर कोई सेम लेवल पे है तो बातें कर सकते हैं। तो कोऑपरेटिव, क्लोज इंटरैक्शन और नॉट डिफरेंट इन पावर एंड स्टेटस। अब ई आई से है इंडिविजुअल आइडेंटिटी को हमें हाईलाइट करना है, प्रमोट करना है कि सब लोग एक इंडिविजुअल हैं सबसे पहले। मैं एक इंसान हूँ, ठीक है? अब मेरी जो बाद की आइडेंटिटी है वो सब बाद में आएँगी और सबसे पहले हम सब इंसान हैं। तो हमें इंडिविजुअल आइडेंटिटी को प्रमोट करना है और ग्रुप आइडेंटिटी को वीकन करना है फॉर इवैल्यूएटिंग अदर्स, कि हम दूसरे इंसान को उसके ग्रुप से, उसके रिलीजन से, उसके कास्ट से, उसकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से जज ना करें, पर उसकी इंसानियत से जज करें उसे। बस यही बात थी हैंडलिंग प्रेजुडाइज की। तो मिनिमम लर्निंग अपॉर्च्युनिटीज, चेंज एटीट्यूड, नैरोइंग ग्रुप आइडेंटिटी को डी-एम्फसाइज करना, डिस्करेज सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, इंटर ग्रुप कॉन्टैक्ट बढ़ाना है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी को प्रमोट करना है। चैप्टर होता है खत्म। थैंक यू। चलो एक होमवर्क देता हूँ इस चैप्टर के लिए कि आपके जितने भी बिलीफ्स हैं उसे एक पेज पे लिखिए। जितने भी रिलीजियस, पॉलिटिकल, ओपिनियन और सोसाइटी के बारे में, पैसे कमाने के बारे में, लोगों के बिहेवियर के बारे में, दोस्तों के बारे में, सबके बारे में, सबको एक पेपर पे लिखो और फिर उसमें पहले तो अपने एबीसी कंपोनेंट निकालो कि मेरा बिलीफ क्या है, ओपिनियन क्या है, क्या इससे मेरे इमोशन अटैच्ड हैं और वो कैसे, और क्या मैं मेरे बिहेवियर में भी ये दर्शाता है और वो कैसे, और फिर उसके सोर्स समझो कि ये मैंने डेवलप कहाँ से करा। क्या ये मेरे फैमिली में ऐसा होता आया है? क्या मेरे पेरेंट्स का भी यही एटीट्यूड है? या मैंने ये चीज़ अपने दोस्तों से सीखी है? या फिर मैंने सोशल मीडिया से सीखी है? तो जो भी क्या थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे, क्या थे? फीचर्स, वीईएससी, उन सब उस पे अप्लाई करो। पॉजिटिव है कि एक्सट्रीम है कि सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है कि सेंट्रल है। फिर फॉर्मेशन के प्रोसेस अप्लाई करो कि अरमानी वाले जो तरीके थे, मैंने एसोसिएशन से सीखा है, कि मैंने रिवॉर्ड से सीखा है, कि पनिशमेंट से, कि मैंने मॉडलिंग से सीखा है, कि मैंने नॉर्म्स है ये मेरे समाज के जिसमें मैं रहता हूँ, या फिर मैंने इन्फॉर्मेशन या बुक्स पढ़ के या फिर सोशल मीडिया से सीखा है। उसके बाद देखो कि क्या कोई और व्यक्ति इसे चेंज करना चाहता है, या फिर अगर मुझे खुद ही इसे चेंज करना है तो मैं क्या-क्या कर सकता हूँ। तो इस तरीके से जो आपके एटीट्यूड्स हैं, तो ये चैप्टर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम एग्जाम में अच्छे-अच्छे आंसर लिख के आ जाएँ कि ईज़ी चैप्टर है, पूरा रट के छाप दो पेपर में, नहीं। ये हमारी एक सोशल अवेयरनेस को बढ़ा रहा है, हमारे इंटेलेक्ट को बढ़ा रहा है कि ताकि हम समझें कि लोग कैसे हमारे एटीट्यूड्स को मैनिपुलेट करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। जैसे कि पॉलिटिशियंस और एमएनसीज़ जो कि नए-नए प्रोडक्ट्स लाते हैं जिनकी हमें ज़रूरत भी नहीं है और हमें दिखाते हैं कि देखो यही चीज़ ज़रूरी है। या फैशन ट्रेंड्स कैसे इतने बढ़ जाते हैं। हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे बैंडवैगन इफ़ेक्ट। अगला चैप्टर और भी मज़ेदार है। तो हमें समझना चाहिए कि हमें आसानी से किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं होना है। कोई भी चीज़ है उसे अच्छे से एनालाइज़ करो कि ये सोर्स कहाँ है? मेरे दिमाग में थॉट आया तो ये कहाँ से आया? किस प्रोसेस से मैंने इस एटीट्यूड को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया? ठीक है? तो बस थैंक यू। अवेयर बनिए, ईज़िली किसी से इन्फ्लुएंस मत होइए, अपने दिमाग पे विश्वास करिए, अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा रखिए, अपना सेल्फ एस्टीम अच्छा रखिए और पेपर में अच्छे नंबर लाइए। थैंक यू।